नमस्कारम, करें स्वीकार संजय पाल शोरान का। यदि आप सेट परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं तो यह वीडियो आपके लिए महत्वपूर्ण है। मैराथन वीडियो बनाने का प्रयास है। यूनिट 1 जो आपके पाठ्यक्रम की है वो है शिक्षण अभिवृत्ति, टीचिंग एप्टीट्यूड, जिसके लगभग 70 सवालों को हमने पिछले वीडियो में अपलोड किया था। 2.5 घंटे का वो वीडियो था और आप विद्यार्थियों के कमेंट और लाइक ने हमें प्रेरित किया। आज हम इस यूनिट से संबंधित सुपर फास्ट रिवीजन के नोट्स आपको इस यूनिट से संबंधित करवा रहे हैं। और यदि आप स्कूल व्याख्याता की तैयारी कर रहे हैं तो आप जो है 30 मार्च से इसी YouTube चैनल पर जो है वो क्लासें देखेंगे। शुरुआत करते हैं। ये आपका पाठ्यक्रम है सेट परीक्षा का और यूनिट 1 है शिक्षण अभिवृत्ति, और इसको शुरू करते हैं। टीचिंग एप्टीट्यूड, कल हमने इस पर विस्तार से बात की थी कि टीचिंग अभिवृत्ति के कौन कौन से महत्वपूर्ण तत्व हैं, कौन कौन से क्वेश्चन हैं, बहुत सारी चीज़ों की बात की थी। अब शिक्षण अभिवृत्ति में शिक्षण अर्थात टीचिंग शामिल है। शिक्षार्थी की विशेषताएं कि शिक्षार्थी में क्या क्या क्वालिटी होती हैं, विशेषताएं होती हैं, वो हैं। शिक्षण को प्रभावित करने वाले कारक, वो कौन से एलिमेंट हैं जो शिक्षण अभिवृत्ति को प्रभावित करते हैं, हम उनको पढ़ेंगे। शिक्षण कौशल अर्थात आप टीचिंग करवा रहे हैं तो वो टीचिंग एक स्किल है, एक कौशल है, पढ़ाने का एक तरीका है, मानक तरीका जो अधिगम को प्रभावशाली बनाए, इसे शिक्षण कौशल में हम देखेंगे। उसके साथ शिक्षण सहायक सामग्रियां, दृश्य सामग्री, श्रव्य सामग्री, दृश्य श्रव्य सामग्री और उनका भी प्रक्षेप्य सामग्री, अप्रक्षेप्य सामग्री, इनमें विभाजन करके हम पढ़ेंगे। शिक्षण विधियां हैं, विद्यार्थी केंद्रित हैं, शिक्षक केंद्रित हैं। ई शिक्षा अर्थात इलेक्ट्रॉनिक एजुकेशन के संदर्भ में क्या क्या प्रयास हुए हैं, जैसे कि स्वयं प्रभा, उसके बाद में MOOC और मूल्यांकन की शिक्षण अभिवृत्ति में मूल्यांकन की क्या भूमिका है। और एक और टॉपिक है वो है CCE, जो मूल्यांकन में ही हम उसको देखेंगे, कंटिन्यूअस एंड कॉम्प्रिहेंसिव इवोल्यूशन। इन बिंदुओं को हम इस वीडियो में करने की कोशिश करेंगे। अब आते हैं हम शिक्षण पर। सबसे पहले ये जो है यहाँ आप देख पा रहे हो शिक्षण, ये बेसिकली कॉन्सेप्ट मैप कहते हैं इसको मानचित्र निरूपण कहते हैं कि आप किसी टॉपिक के कुछ महत्वपूर्ण पॉइंट्स, उसकी शाखाएं, धाराओं को निकाल देते हैं। अब इस शिक्षण में हम शिक्षण का अर्थ पढ़ेंगे, शिक्षण का नेचर क्या है, शिक्षण की विशेषताएं, शिक्षण के उद्देश्य, शिक्षण के प्रकार, शिक्षण के सिद्धांत, शिक्षण के सूत्र, मूल्यांकन, अभिप्रेरणा, परिस्थितियां, कार्य और चर, ये सभी शिक्षण से संबंधित हैं। उनको हम इस टॉपिक में पढ़ेंगे। सबसे पहले अर्थ। शिक्षण जो है वो एक सामाजिक प्रक्रिया है। कहने का मतलब वैसे तो ये विद्यालय के अंदर घटित होती है, लेकिन विद्यालय समाज में है तो सामाजिक प्रक्रिया है। शिक्षण मानवीय मूल्यों के विकास पर बल देता है, बहुत महत्वपूर्ण है। कल हमने एक क्वेश्चन में भी देखा था कि मूल्यों के विकास के लिए किस प्रकार की सहायक सामग्री का उपयोग करना चाहिए, तो उसमें था कि मानवीय मूल्यों को प्राथमिकता देनी चाहिए। तो जो टीचिंग है, पढ़ाने का जो कार्य है, वो कार्य, उसका सामान्य अर्थ ये भी है कि अधिगमकर्ता में, सीखने वाले में जो मानवीय मूल्य हैं उनका विकास उनमें किया जाए। शिक्षण को समाज में परिवर्तन के लिए विद्यालयी उपकरण कहा जाता है कि यदि आपको समाज में परिवर्तन करना है तो टीचिंग अर्थात पढ़ाना, सिखाना एक विद्यालय उपकरण है, स्कूल इंस्ट्रूमेंट है जिसके माध्यम से परिवर्तन किया जा सकता है। 3 पक्ष हैं शिक्षण के जो एक दूसरे से घनिष्ठता से जुड़े हैं, आगे भी हम इसकी बात करेंगे। शिक्षक हैं, विद्यार्थी हैं और पाठ्यक्रम है। शिक्षण की जो प्रकृति है वो ये व्यापक प्रक्रिया है। शिक्षण क्या है, यह बात किसकी हो रही है, बात हो रही है शिक्षण की। तो शिक्षण जो है वह एक व्यापक प्रक्रिया है। व्यापक का मतलब है इसका विस्तार काफी बड़ा है।
जिसमें संज्ञानात्मक, भावात्मक और क्रियात्मक जो पक्ष हैं वो शामिल होते हैं। रायबर्न जो विद्वान हुए हैं उन्होंने शिक्षण को त्रिध्रुवीय प्रक्रिया माना है, जिसमें शिक्षक, विद्यार्थी और पाठ्यचर्या, ये 3 ध्रुव जो हैं वो शिक्षण के माने गए हैं। शिक्षण के 3 पक्ष बताए हैं ब्लूम ने। इन्होंने कहा है कि शिक्षण उद्देश्य, सीखने के अनुभव और व्यवहार परिवर्तन। गौर कीजिए, शिक्षण उद्देश्य, सीखने के अनुभव और व्यवहार परिवर्तन, ये 3 पक्ष हैं किसके अनुसार? ब्लूम के अनुसार। कहीं इनमें से कहीं से भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि रायबर्न के अनुसार त्रिध्रुवीय प्रक्रिया जो शिक्षण की है उसमें कौन सा शामिल नहीं है। 3 आपको ये दे दिए, चौथा कोई अलग दे दिया। शिक्षण के 3 पक्षों का उल्लेख किसने किया? ब्लूम ने किया। शिक्षण द्वारा जो ब्लूम द्वारा शिक्षण के जो 3 पक्ष बताए गए हैं उसमें कौन सा शामिल नहीं है? ये जो है ना, शिक्षण के उद्देश्य, शिक्षण के अनुभव और व्यवहार परिवर्तन, ये दिए हुए होंगे, चौथा कोई अलग दिया हुआ होगा, वो होगा ब्लूम के 3 पक्षों में शामिल नहीं। अब शिक्षण जो है वह कला भी है और विज्ञान भी है। सिखाना जो है वो कला है और विज्ञान भी है। पेज ने ये माना कि शिक्षण जो है वो क्या है? कला है। और क्यों है कला? इसका भी रीजन बताया कि यह अनुभवों पर आधारित विज्ञान है, जिसमें नियोजन है, क्रमबद्धता है और मूल्यांकन शामिल है। अर्थात पेज का ये मानना था कि सिखाना, जो लर्निंग करवाना जो है ना, टीचिंग करवाना, वो एक कला है। और कला क्यों है? क्योंकि अनुभव पर आधारित है, नियोजन, मूल्यांकन जैसे तत्व जो हैं, क्रमबद्धता, ये क्रमबद्धता जो है ना वो विज्ञान का तत्व है। उसके पश्चात शिक्षण जो है सो उद्देश्य, अर्थात उद्देश्य सहित प्रक्रिया है। जब आपको पढ़ाया जाता है तो उसका कुछ ना कुछ, कोई ना कोई उद्देश्य होता है, इसलिए शिक्षण उद्देश्य सहित प्रक्रिया है। अब यहाँ पर शिक्षण को हम 3 भागों में महत्वपूर्ण रूप से बांट सकते हैं। कल भी इसका उल्लेख हुआ था। शिक्षण एक औपचारिक प्रक्रिया है। औपचारिक का मतलब क्या है कि इसके लिए समय तय होगा, स्थान तय होगा, पाठ्यक्रम तय होगा, परीक्षा निश्चित होगी, और ये औपचारिक शिक्षण होता है विद्यालय में, या फिर इसमें आप जोड़ सकते हो महाविद्यालय में या फिर विश्वविद्यालय में। इसका मतलब है औपचारिक जो लर्निंग करवाई जाती है, औपचारिक जो टीचिंग करवाई जाती है, वह शैक्षणिक संस्थानों अर्थात विद्यालय, महाविद्यालय और विश्वविद्यालय में संपन्न होती है। उसके बाद यहाँ पर सीखने और सिखाने का समय तय होता है, स्थान तय है, शिक्षण संस्थान, और उसके पश्चात पाठ्यक्रम तय होता है और परीक्षा भी निर्धारित मापदंडों के अनुसार होती हैं। ये सारी चीज़ें पहले से तय हैं, प्री प्लान इनका किया जाता है, इसीलिए इसे शैक्षणिक संस्थानों में होने वाले शिक्षण को औपचारिक शिक्षण कहते हैं। अब आते हैं अनौपचारिक शिक्षण पर। इसमें विद्यालय या विश्वविद्यालय, महाविद्यालय से बाहर जो कुछ सिखाया जाता है वो शामिल होता है, जिसमें समय और स्थान जो है वो तय नहीं होता। जैसे कि प्रौढ़ शिक्षा, ठीक है, बौद्ध भाषा के माध्यम से होता है यहाँ पर। तो ये अनौपचारिक जो शिक्षा होती है उसमें प्रौढ़ शिक्षा, जो वृद्धों की शिक्षा है या फिर जिनकी उम्र ज़्यादा होगी उनकी शिक्षा होती है, ये चीज़ें इसमें तय नहीं होती हैं। इन औपचारिक और अनौपचारिक, इनका जो मिश्रण है वह दूरस्थ शिक्षा, डिस्टेंस एजुकेशन, जैसे इंदिरा गांधी नेशनल ओपन यूनिवर्सिटी दूरस्थ शिक्षा है, ये निरौपचारिक शिक्षा में आएगी। जैसे वर्धमान महावीर ओपन यूनिवर्सिटी, ये क्या है? ये भी क्या है? दूरस्थ शिक्षा है, डिस्टेंस एजुकेशन है, ये आएगा निरौपचारिक शिक्षा में। तो ये शिक्षा के 3 प्रमुख प्रकार हैं। अब आते हैं शिक्षण। जो टीचिंग है वो भाषाई प्रक्रिया है। यहां समझने वाली बात है कि वो भाषाई प्रक्रिया क्यों है? क्योंकि आपको जो भी बताया जाता है, जो भी ज्ञान दिया जाता है, वह ज्ञान
भाषा के माध्यम से दिया जाता है, और जो आपको बोध होता है वो भाषा के माध्यम से बोध इसमें आपको होता है। शिक्षण एक उपचारात्मक प्रक्रिया है, अर्थात जब टीचिंग का कार्य करवाया जाता है तो उसमें विद्यार्थी जिस विषय पर, जिस विषय वस्तु पर, जिस पॉइंट पर, पाठ्यक्रम के किसी हिस्से पर वो कठिनाई महसूस कर रहा है उसका निदान करना, अर्थात कठिनाई का पता लगाना और पता लगाकर उसका उपचार करना भी टीचिंग में शामिल है। इसका अर्थ है कि शिक्षण एक उपचारात्मक प्रक्रिया है। शिक्षण सतत अर्थात निरंतर चलने वाली प्रक्रिया है। कल भी हमने जो पिछला वीडियो बनाया था 2.5 घंटे का, उसमें कहा था कि शिक्षण जो है, अधिगम जो है, ये दोनों, सिखाना और सीखना, ये जीवन भर चलता रहता है। अधिगम से संबंधित सवाल था कि अधिगम जो है वो जीवन पर्यंत होता है, इसीलिए हमें जीवन के विभिन्न आयामों को अधिगम से और उनके प्रभावशीलता से जोड़ना चाहिए। वैसे ही शिक्षण, सिखाने का कार्य भी जीवन पर्यंत ताउम्र चलता है। शिक्षण एक तार्किक प्रक्रिया है। तार्किक का मतलब है लॉजिक के साथ इसमें डेवलपमेंट होते हैं। डेवलपमेंट कौन से, क्या क्या पढ़ाना है, जैसे कि विषय वस्तु, पाठ्यक्रम का विश्लेषण तार्किक आधार पर किया जाता है। ऐसा नहीं कि किसी भी आयु के बालक को, किसी भी आयु के युवा को कुछ भी पढ़ने या सीखने के लिए दे दिया जाए तर्क के आधार पर कि अमुक विद्यार्थी अमुक उम्र का है, अमुक कक्षा का है, तो उसके लिए ये पाठ्य वस्तु समझना आसान होगा। इसके बाद शिक्षण सामाजिक प्रक्रिया है, क्योंकि समाज की शैक्षिक आवश्यकताओं को पूरा करती है। जी हाँ, समाज की शैक्षिक आवश्यकताओं को भी शिक्षण पूरा करती है। शिक्षण एक का जो स्वरूप है वो व्यावसायिकता का है। क्यों? क्योंकि वो आजीविका का साधन है, कमाई का साधन है। आजीविका अर्थात अपना जीवन निर्वाह करने का भी तरीका है। शिक्षण विकासात्मक प्रक्रिया है। क्यों? क्योंकि शिक्षण के संज्ञानात्मक, भावात्मक व क्रियात्मक पक्षों का विकास कर व्यवहार में अपेक्षित परिवर्तन लाना होता है। इसीलिए शिक्षण क्या है? शिक्षण एक विकासात्मक प्रक्रिया है। अब आते हैं शिक्षण के उद्देश्य। टीचिंग जो करवाई जाती है, जो कुछ एक शिक्षक के द्वारा विद्यार्थी को डिलीवर किया जाता है, उसे पढ़ाया जाता है, सिखाया जाता है, तो इस शिक्षण के उद्देश्य क्या हैं? शिक्षण के उद्देश्य शारीरिक, मानसिक, सामाजिक, आध्यात्मिक, नैतिक विकास अर्थात चरित्र का विकास और मानवीय मूल्यों का विकास है। आप विद्यालय में जाते हैं, आधी छुट्टी में इंटरवल जो होता है उसमें आपको खेलने के लिए प्रेरित किया जाता है। साल में जो विद्यालयों के बीच में जो गेम्स होते हैं, जैसे हमारे यहाँ ग्रामीण ओलंपिक खेल हुए हैं और शहरी ओलंपिक खेल भी अगले सत्र से होंगे, तो कहने का मतलब है कि खेल के माध्यम से, शिक्षण के माध्यम से आपका शारीरिक विकास हो, उसके साथ में इन आयामों का भी विकास हो। ये शिक्षण के उद्देश्य हैं। यहाँ सिखाने का मतलब ये नहीं कि केवल आपको पढ़ाया जाए। यहाँ सिखाने का व्यापक अर्थ है जिसमें ये सभी आयाम शामिल हैं। ज्ञान की समृद्धि व बौद्धिक चारित्रिक विकास के लिए सहयोग, भातृत्व की भावना का विकास हो, जीवन को पूर्णता प्रदान करना और परिस्थितियों से अनुकूलन, ये सब कुछ शिक्षण के उद्देश्य हैं। ये समझिए, बहुत गहरी बात है कि परिस्थितियां निरंतर बदलेंगी। जीवन में आज परिस्थितियां हैं, आने वाले 2 साल बाद अलग होंगी, 10 साल बाद अलग होंगी। जो कुछ आपने सीखा है और शिक्षण जीवन भर चलेगा, कोई न कोई कैसे न कैसे आपको सिखाता ही रहेगा। तो ये जो परिस्थितियों से अनुकूलन की बात है कि आप बदलती हुई परिस्थितियों के साथ किस प्रकार से उसमें एडजस्ट हो जाते हैं, कैसे परिस्थितियों के साथ तालमेल बनाते हैं, ये आपको शिक्षण के माध्यम से सीखने को मिलता है और ये सभी शिक्षण के उद्देश्य हैं। अब है कि शिक्षण की विशेषताएं। क्या विशेषताएं हैं शिक्षण की?
शिक्षण प्रगतिशील होता है, आपको प्रोग्रेस के लिए तैयार करता है। शिक्षण निर्देशात्मक होता है, अर्थात उसमें कुछ ना कुछ इंस्ट्रक्शंस, निर्देश आपके लिए, कहते हैं ना, डायरेक्शंस दी जाती हैं। शिक्षण निदानात्मक होता है, अर्थात शिक्षण में आपकी कमजोरियों का पता लगाया जाता है। शिक्षण लोकतांत्रिक भी होता है, क्योंकि कहते हैं ना, लोकतांत्रिक शिक्षण विधियों का उपयोग किया जाए, आपको भी अपनी बात रखने का अवसर दिया जाए। मैं वीडियो बना रहा हूं, लेकिन शिक्षण की एक लोकतांत्रिक प्रक्रिया का ही आयाम है कि आपको इस वीडियो पर कमेंट करने की स्वतंत्रता है, जिसके माध्यम से हमें पता चले कि वीडियो आपको कैसा लग रहा। तो शिक्षण करवाना जो है वो एक डेमोक्रेटिक प्रोसेस है। सिखाना एक लोकतांत्रिक प्रक्रिया है, जिसमें विद्यार्थी सवाल पूछें, शिक्षक उनका जवाब दे। कहते हैं ना कि सक्रिय अंतःक्रिया होनी चाहिए एक शिक्षक के मध्य और एक विद्यार्थी के मध्य, तभी वो शिक्षण प्रभावशाली और लोकतांत्रिक स्वरूप का होगा। शिक्षण विद्यार्थी और शिक्षक का सहयोग। कक्षा अभी तो ये रिकॉर्ड हो रही है क्लास, लेकिन यही क्लास यदि ऑफलाइन मोड में हो तो विद्यार्थी और शिक्षक इन दोनों के मध्य सहयोग होने पर ही शिक्षण का जो कार्य है वो संपन्न हो पाएगा, अन्यथा शिक्षण में बाधा आ सकती है। उसके बाद में है संवेगात्मक स्थिरता की उपस्थिति प्रभावी नियोजन से। जो संवेगात्मक स्थिरता है, यदि उसकी उपस्थिति है, संवेगात्मक स्थिरता की उपस्थिति, ये क्या है? शिक्षण की विशेषता है कि इमोशनली जो है वो आप स्थिर हों। कल जैसे नए जिले बनाने की घोषणा हुई, बहुत सारे विद्यार्थी तनाव में आ गए, सर अब तो इतिहास बदल जाएगा, भूगोल बदल जाएगा, संस्कृति बदल जाएगी। छोटा सा वीडियो उसके लिए बना दिया है, इससे पहले वो अपलोड है, आप देख सकते हैं। अभी समय लगेगा, आप तैयारी करते रहें, और जो कुछ भी परिवर्तन होंगे राज्य सरकार के द्वारा, जिनकी अधिसूचना जारी की जाएगी सुजस मासिक पत्रिका या सुजस ई बुलेटिन में, जिनको भी राज्य सरकार की ओर से जारी किया जाएगा आधिकारिक रूप से सार्वजनिक स्तर पर, वो सब कुछ आपको सुजस टेस्ट सीरीज में मिलेगा, इसलिए आप चिंता न करें। उसके बाद है प्रभावी नियोजन। यहाँ गौर करें कि जो प्लानिंग है वो प्रभावशाली होनी चाहिए, प्रभावशाली होती है, ये शिक्षण की विशेषताएं हैं। सहानुभूति, कि विद्यार्थी के प्रति एक शिक्षक सहानुभूति रखे, ये भी शिक्षण की विशेषता है। विद्यार्थी के पूर्व ज्ञान का उपयोग, बहुत महत्वपूर्ण ये आयाम है कि जब शिक्षण करवाया जाए एक शिक्षक के द्वारा, जब विद्यार्थी को किसी विषय वस्तु को समझाया जाता है, किसी टॉपिक को पढ़ाया जाता है, तो विद्यार्थी के पूर्व ज्ञान का जो उपयोग है वह शिक्षण के दौरान किया जाता है। यह शिक्षण की विशेषता है। विद्यार्थी शिक्षक का घनिष्ठ संबंध, अर्थात एक सकारात्मक बॉन्डिंग, सकारात्मक संबंध, घनिष्ठ संबंध होना चाहिए एक शिक्षक के बीच, एक विद्यार्थी के बीच, जिससे शिक्षण प्रभावशाली तरीके से संचालित हो। यह भी शिक्षण की विशेषता है। हम जो 30 मार्च से जो फर्स्ट ग्रेड में एजुकेशन मैनेजमेंट की कक्षाएं शुरू करेंगे, वो भी इसी फॉर्मेट में होंगी। हाँ, हम कोशिश करेंगे कि ये नोट्स जो हैं वो हम टाइप करवा लें, कौन से वाले, एजुकेशन मैनेजमेंट वाले, और इसी प्रकार से मैं उन्हें समझाने की कोशिश करूँगा। तो रामनवमी के पावन अवसर पर और राजस्थान स्थापना दिवस के ऐतिहासिक संदर्भ में 30 मार्च से हम एजुकेशन मैनेजमेंट की क्लास शुरू करेंगे। टॉपिक वाइज संपूर्ण पाठ्यक्रम आपको इसी YouTube चैनल पर निःशुल्क वीडियो के माध्यम से मिलेगा। उत्तम विधियों पर आधारित शिक्षण जो होता है उसमें ये कोशिश की जाती है कि शिक्षण प्रक्रिया जिन विधियों के माध्यम से संपन्न होंगी वो उत्तम हो। अगला पॉइंट है शिक्षण के प्रकार, अर्थात शिक्षण किस किस प्रकार का होता है। अब शिक्षण के प्रकार में भी एक पॉइंट है, शासन व्यवस्था के आधार पर शिक्षण के प्रकार, अर्थात जो शासन व्यवस्थाएं
एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम होते हैं उनके आधार पर शिक्षण की कुछ प्रकार हो सकते हैं, जैसे निरंकुश शिक्षण, लोकतांत्रिक प्रणाली पर आधारित शिक्षण, हस्तक्षेप रहित शिक्षण। निरंकुश शिक्षण का मतलब ये है तानाशाही पूर्ण शिक्षण किया जाता है, विद्यार्थियों को बहुत कम अपनी बात रखने का, नए के बराबर रखने का अवसर दिया जाता है। ये जो शिक्षण के प्रकार हैं ये शासन व्यवस्था के आधार पर शिक्षण के प्रकार हैं। सीधा सवाल बन सकता है कि शासन व्यवस्था के आधार पर शिक्षण का कौन सा प्रकार नहीं है। ऑप्शन में आ सकता है निरंकुश शिक्षण, दूसरा ऑप्शन में आ सकता है कि हस्तक्षेप रहित शिक्षण, तीसरा हो सकता है कि लोकतांत्रिक प्रणाली का शिक्षण अर्थात लोकतांत्रिक प्रणाली के आधार पर शिक्षण, और चौथा ये हो सकता है कि कोई अन्य विकल्प दिया जा सकता है। अधिगम के स्तर, यहां हम बात कर रहे हैं किसके, शिक्षण के प्रकार की बात हो रही है। दूसरा प्रकार है अधिगम के स्तर के आधार पर कि अधिगम का कौन सा स्तर है। अब अधिगम के कुछ स्तर होते हैं जैसे स्मृति स्तर, अवबोध स्तर, और उसके बाद में है विमर्शी स्तर। बिंदुओं का आलोचनात्मक विश्लेषण इसमें होता है विमर्शी स्तर में। ये क्या है, शिक्षण के प्रकार हैं, और ये शिक्षण के प्रकार किस आधार पर हैं, शिक्षण अधिगम के स्तर के आधार पर। शिक्षण का एक प्रकार हो सकता है शैक्षिक प्रबंधन व्यवस्था के आधार पर शिक्षण के प्रकार, कि जो शैक्षणिक व्यवस्था है उसका जो प्रबंधन किया गया है उसके आधार पर शिक्षण के क्या क्या प्रकार हैं, जिसमें वही तीन हैं, औपचारिक शिक्षण, अनौपचारिक शिक्षण, निरौपचारिक शिक्षण। अगला पॉइंट, उद्देश्यों के आधार पर शिक्षण के प्रकार। ब्लूम ने शैक्षणिक उद्देश्यों के आधार पर शिक्षण के प्रकार बताए हैं, जिसमें संज्ञानात्मक हैं, भावात्मक हैं और मनोगत्यात्मक हैं, अर्थात मन और शरीर दोनों का। अब ब्लूम ने ये जो संज्ञानात्मक, भावात्मक और मनोगत्यात्मक शिक्षण बताए हैं, इसमें ब्लूम के अनुसार ही हैं ये। इसमें ज्ञानात्मक जो शिक्षण है उसमें 6 चरण हैं। कल भी हमने एक सवाल में इनको लिखा था, जिसमें सबसे पहला चरण ज्ञानात्मक शिक्षण में ब्लूम के अनुसार है ज्ञान, दूसरा कौन सा है अवबोध, तीसरा कौन सा है प्रयोग, चौथा कौन सा है विश्लेषण, पांचवा कौन सा है संश्लेषण, और छठा कौन सा है मूल्यांकन करना। ये शिक्षण के प्रकार हैं ब्लूम के अनुसार, और किस आधार पर, ज्ञानात्मक स्तर पर। अब यदि बात करें भावात्मक स्तर पर भी शिक्षण के 6 चरण हैं, सॉरी प्रकार नहीं है, 6 चरण हैं ये। और कौन कौन से हैं, ग्रहण है, अनुक्रिया है, अनुमूल्यन है, संकल्पना है, संगठन निर्माण है, और अंत में है चरित्र निर्माण। अब ये छठा चरण कौन सा है, चरित्र निर्माण, भावात्मक शिक्षण के 6 चरणों का। अब जो मनोगत्यात्मक शिक्षण का प्रकार है उसमें भी 6 चरण हैं, जिसमें उद्दीपन, कार्यकरण, नियंत्रण, समायोजन, स्वभावीकरण और अंतिम है आदत निर्माण। अगला पॉइंट, शिक्षण के स्वरूप के आधार पर शिक्षण के प्रकार, अर्थात शिक्षण का जो स्वरूप है वह स्वरूप किस प्रकार से है। जैसे कि वर्णनात्मक, अर्थात किसी भी विषय वस्तु को व्याख्या के साथ पढ़ाया जाता है। एक हो सकता है शिक्षण का प्रकार निदानात्मक, जिसमें विद्यार्थी की गलतियों का पता लगाया जाता है, और एक होता है उपचारात्मक, अर्थात विद्यार्थियों की गलती का उसमें समाधान किया जाता है समस्याओं का। शिक्षण का एक प्रकार और हो सकता है जो क्रियाओं के आधार पर है, जैसे प्रस्तुतिकरण, प्रदर्शन और क्रिया। अब आते हैं शिक्षण के सिद्धांत, कि शिक्षण के सिद्धांत कौन कौन से हैं। उद्देश्यों के निर्धारण का सिद्धांत है, रुचि का सिद्धांत है, अभिप्रेरणा का है, अभ्यास और पुनरावृत्ति का सिद्धांत, समन्वय, साहचर्य के सिद्धांत, स्तरानुकूल शिक्षण का सिद्धांत और मनोरंजन का सिद्धांत। ये सभी क्या है, शिक्षण के
सिद्धांत हैं। इसका मतलब है शिक्षण के सिद्धांत ये है कि जब आप पढ़ाओ तो ये सिद्धांत, ये थ्योरी आपको ध्यान में रखनी चाहिए कि विद्यार्थियों में रुचि विकसित हो, वो अभिप्रेरित होकर पढ़ें, अभ्यास और पुनरावृत्ति बहुत तेजी से करें, उनके बीच समन्वय हो, संगठन हो और उसके साथ साहचर्य और मनोरंजन कि विद्यार्थी का कहते सॉरी मनोरंजन भी विद्यार्थियों का हल्का फुल्का होते रहना चाहिए। नहीं तो 2-2 ढाई घंटा की क्लास थाने थे तो बोर हो जाए। लेकिन थोड़ो सो गुरुजी मनोरंजन कर दे, कोई हंसी मजाक की बात कर दे तो थाकी यहाँ नींद सी उड़ जा और यहाँ ज्ञान चक्षु वापस खुल जाए। इसलिए शिक्षण का ये सिद्धांत है कि हास और परिहास, हंसी मजाक भी कक्षा में होना चाहिए। अगला है शिक्षण के सूत्र। क्या सूत्र हैं शिक्षण के? संपूर्ण ढांचे की आधारभूत जानकारी और उसके बाद अंशों का शिक्षण, यही हम कर रहे हैं। सबसे पहले जब आपने देखा होगा कि मैंने सबसे पहले शिक्षण अभिवृत्ति, टीचिंग एप्टीट्यूड, ये पॉइंट लिखा और टीचिंग एप्टीट्यूड के अंदर हमने शिक्षण को किया और शिक्षण में ये सारे जो पॉइंट्स हैं वो चल रहे हैं। इसका मतलब है पहले एक व्यापक बड़े स्तर पर आपने आधारभूत ढांचे की संपूर्ण जानकारी दे दी, उसके बाद उसके छोटे छोटे जो अंश हैं उनकी जानकारी मिल रही है। सरल से कठिन की ओर होना चाहिए। शिक्षण जो होता है, टीचिंग जो होती है, पहले सरल विषय वस्तु का प्रस्तुतिकरण होना चाहिए, उसके बाद कठिन विषय वस्तु का। अब टीचिंग एप्टीट्यूड का ये जो टॉपिक है, मुझे लगा कि ये विद्यार्थी इससे जुड़े हुए हैं क्योंकि वो खुद शिक्षक बनना चाहते हैं, उन्होंने बीएड किया है तो कहीं ना कहीं इन टॉपिक को पढ़ा है। आपने जो स्कूल व्याख्याता, वरिष्ठ अध्यापक या रीट परीक्षा में भी कहीं ना कहीं इन टॉपिक को पढ़ा है। इसीलिए मैंने सबसे पहले इस यूनिट को लिया। मेरी कोशिश रहेगी कि आने वाले 5-7 दिन में 4-5 वीडियो आपके लिए जो है कुल मिलाकर कुछ उपलब्ध करवाए जाएं। मूर्त से अमूर्त, स्थूल से सूक्ष्म। अब मूर्त से अमूर्त समझिए। अब जैसे मान लीजिए ये मार्कर है डिजिटल बोर्ड के लिए, ये मूर्त है। जो मूर्त होता है उसे हम देख सकते हैं, उसे हम छू सकते हैं, उसका एक निश्चित आकार होता है। लेकिन जो अमूर्त है न उसे हम देख सकते हैं और न उसका कोई निश्चित आकार होता है। तो विद्यार्थी को आप बताओ आत्मा के बारे में तो उसको समझ में नहीं आएगा, क्योंकि आत्मा को उसने देखा नहीं है, आत्मा को कोई निश्चित आकार नहीं है। तो उसको लगेगा पता नहीं किस टॉपिक की बात हो रही है। लेकिन आपको कि मैं पेन की बात कर रहा हूँ तो उसको समझ में आ जाएगा, अच्छा पेन की बात हो रही है, अच्छा इसकी बात हो रही है, या अच्छा वो वाले पेन की बात हो रही है। तो जो टीचिंग है, पढ़ाना जो है वो मूर्त से अमूर्त होना चाहिए, स्थूल से सूक्ष्म। पहले आप मोटी मोटी बड़ी बड़ी बातों को बताओ, उसके बाद आप छोटी सूक्ष्म बातों की ओर बढ़िए अपने शिक्षण में। प्रत्यक्ष से अप्रत्यक्ष की ओर, जैसे डायरेक्ट है, अब ये डायरेक्ट है, मैं पेन की ओर देख रहा हूँ, ये डायरेक्ट देख रहा हूँ। कई बार अब मैं बाहर नहीं देख पा रहा हूँ, लेकिन प्रत्यक्ष रूप से मैं आवाज़ को सुन ही रहा हूँ। लेकिन कई बार होता है कि आप किसी को देखते हैं तो अप्रत्यक्ष रूप से देखा किसी को। अप्रत्यक्ष का मतलब है कि आपको उसकी याद आ गई या वो सामने नहीं है। तो जो शिक्षण होता है वो प्रत्यक्ष से अप्रत्यक्ष की ओर होना चाहिए, विश्लेषण से संश्लेषण की ओर। यहाँ विश्लेषण का अर्थ क्या है? इकाइयों के माध्यम से जो है वो शिक्षण करवाया जाता है। और संश्लेषण का मतलब है पाठ्यक्रम और विषय वस्तु का जो होता है वो सामूहिक वहाँ पर अधिगम पर बल दिया जाता है। अब आते हैं बहुत महत्वपूर्ण आयाम, अभिप्रेरणा। जहाँ तक मुझे ध्यान है रीट में अभिप्रेरणा स्पेशल टॉपिक है, सेकंड ग्रेड में अभिप्रेरणा स्पेशल टॉपिक है, और स्कूल व्याख्याता के मनोविज्ञान में भी अभिप्रेरणा पाठ्यक्रम में शामिल है। उसका कारण ये है कि जो अभिप्रेरणा है वो अधिगम का आधार है। स्किनर ने कहा था अभिप्रेरणा सीखने का अधिगम का राजमार्ग है, क्योंकि बिना अभिप्रेरणा के आप सीख नहीं पाओगे। यदि आप में मोटिवेशन होगा, अभिप्रेरणा होगी तो रुचि विकसित होएगी, रुचि होएगी तो आप किसी विषय वस्तु को बहुत अच्छे से पढ़ सकते हैं। अभिप्रेरणा के बिना अधिगम संभव नहीं है। अब आधे घंटे का वीडियो हो गया है, बहुत सारे विद्यार्थी तो हो सकते हैं 10 मिनट देखा बंद कर दिया। लेकिन यदि आपको इस टॉपिक
टीचिंग एप्टीट्यूड शिक्षण अभिवृत्ति को समझने की प्रबल अभिप्रेरणा है तो अब तक आप इस वीडियो में बने हुए हैं। आंतरिक अभिप्रेरणा होती है। अब अभिप्रेरणा भी क्या है ना, प्रमुख रूप से दो इसके विभाजन है। आंतरिक अभिप्रेरणा है जैसे बड़ी कक्षाओं हेतु और छोटी कक्षाओं दोनों के लिए ये काम आती है। ये अधिक प्रभावशाली है क्योंकि आंतरिक अभिप्रेरणा अंदर से आती है, अंदर से कोई विशेष तत्व उसको प्रेरित करता है, इससे व्यवहार में स्थायी परिवर्तन होता है, आंतरिक खुशी मिलती है। बाह्य अभिप्रेरणा छोटी कक्षाओं के बच्चों के लिए कि भैया बेटा तू परीक्षा में पास हो गया तो तेरे को मैं टॉफी दिलाऊंगा। थोड़ा सा बच्चा बड़ा है, 6ठी 8वीं 10वीं में पढ़ रहा है, इस बार इतने अंक लेके आया तो तेरे को साइकिल दिलाऊंगा। कॉलेज में कोई विद्यार्थी पढ़ रहा है तो उसको आपने पिता कह रहा है अपने पुत्र को कि तू यदि कॉलेज में अच्छे अंक लेके आता तो तेरे को मैं बाइक दिलवाऊंगा या फिर कोई फ़ोन दिलवाऊंगा। तो ये सारी बाह्य अभिप्रेरणा है, ये कम प्रभावशाली है क्योंकि आपको कह तो दिया गया है कि अमुक चीज़ मिलेगी अभिप्रेरणा को बढ़ाने के लिए, लेकिन आपको हो सकता है कि उतनी आपके कारगर नहीं हो वो। ये अस्थायी परिवर्तन लाती है कि आप एक बार लगता है हाँ अब तो मोटरसाइकिल लेनी है और आप अच्छे से पढ़ते हैं, जैसे पुरस्कार हुआ, धन हुआ, ये सारे बाह्य अभिप्रेरणा में होते हैं जो अस्थायी होते हैं। अब आते हैं शिक्षण का महत्व। अधिगम को प्रोत्साहित करने हेतु, अनुशासन को बढ़ाने हेतु, मार्गदर्शन अर्थात गाइडेंस करने में, अधिकाधिक ज्ञानार्जन करने हेतु और व्यवहार परिवर्तन हेतु शिक्षण का पर्याप्त महत्व है। ये वो आयाम हैं, ये वो पॉइंट हैं कि आखिर टीचिंग की इम्पोर्टेंस क्या है। अधिगम के लिए हम आपको प्रेरित करें, प्रोत्साहित करें, अभिप्रेरित करें, ये शिक्षण का महत्व है। आप में एक डिसिप्लिन हो, एक अनुशासन विकसित हो। केवल बात इसकी नहीं है कि आप अमुक परीक्षा को पास कर लेते हैं, जीवन के संदर्भ में भी कुछ अनुशासन आपकी दिनचर्या के संदर्भ में, व्यवहार में होने चाहिए, व्यक्तित्व में, गाइडेंस, ये सारी चीज़ें जो हैं इसका महत्व है। यदि आप जो हैं स्कूल व्याख्याता या अन्य किसी परीक्षाओं की तैयारी कर रहे हैं तो ये हमारा अभ्यास 2.1 कोर्स है जिसमें आरपीएससी के ओल्ड पेपर आपको मिलेंगे। 11 परीक्षाएं जो स्कूल व्याख्याता की हुई हैं पिछले 3-4 वर्षों में वो मिलेंगी। जीके के 11 पेपर सेकंड ग्रेड जीके के में वो मिलेंगे। आरपीएससी के द्वारा 2022-23 में जो परीक्षाएं हुई हैं उसमें राजस्थान जीके के जो क्वेश्चन पूछे गए हैं वो आपको यहाँ मॉक टेस्ट के रूप में मिलेंगे। और असिस्टेंट प्रोफेसर का जो जीके पेपर है उसमें जो 3 पेपर हैं वो आपको इस कोर्स में मिलेंगे। बहुत सारे सवाल रिपीट होते हैं और ये जो 2 कोर्स और हैं हमारे, अमृत कोर्स राजस्थान जो है अध्ययन की पुस्तकें उनका निचोड़ है, डाउनलोड और प्रिंट के लिए है अमृत, जिसमें लगभग 2700 सवाल हैं। अभ्यास की जो टेस्ट सीरीज है ये अधीनस्थ बोर्ड के ओल्ड क्वेश्चन है राजस्थान जीके से संबंधित। और मैं अभी उल्लेख कर रहा था ना सुजस का कि जो कुछ भी जिले और संभागों से संबंधित अधिसूचना के माध्यम से जारी किया जाएगा या राजस्थान सरकार के द्वारा किसी भी अन्य सरकारी माध्यम से कोई भी तथ्य या कोई भी सूचना जारी की जाएगी और उससे जो भी सवाल बन सकते हैं वो सब सवाल आपको सुजस की इस टेस्ट सीरीज में मिलेंगे, जिसमें सुजस मासिक भी शामिल है। सुजस की जो आती है ना सुजस ई बुकलेट बुलेटिन प्रतिदिन वो भी शामिल है। आर्थिक समीक्षा से लगभग 7-8 पेपर बन गए हैं, टाइपिंग हो रही है उनकी। बजट पर बाकायदा 2 टेस्ट पेपर बने हैं वो भी टाइप हो रहे हैं। इन सब की टेस्ट सीरीज उपलब्ध है जिसे आप देख सकते हैं। और ये जो रीट परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं, सेट परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं, उनके लिए 60 टेस्ट पेपर हैं, यूनिट वाइज हैं। और नेट परीक्षा के पुराने प्रश्न पत्रों को हमने इसमें शामिल करने की कोशिश की है। सभी 60 टेस्ट पेपर अपलोड हो चुके हैं। कुछ पेपर मॉक टेस्ट के रूप में हैं और कुछ पेपर जो हैं वो पीडीएफ के रूप में उपलब्ध हैं। अधिगम की परिस्थितियाँ, अब यहाँ समझने वाली बात है कि लर्निंग की क्या क्या परिस्थितियाँ हो सकती हैं। रॉबर्ट गेने ने एक पुस्तक लिखी द कंडीशन ऑफ लर्निंग, उसमें अधिगम के 8 दशाओं को वर्णित किया है जो बढ़ते स्तर में हैं। और जिसमें पहला है संकेत अधिगम, जो पावलोव के शास्त्रीय अनुबंधन क्रिया पर आधारित है। दूसरा जो अधिगम की परिस्थितियां हैं या अधिगम की दशाएं हैं वो है उद्दीपक अनुक्रिया अधिगम।
ये किससे संबंधित है? स्किनर की सक्रिय अधिगम का जो सिद्धांत है और थॉर्नडाइक के संबंधवाद से। श्रृंखला अधिगम, आप एक चीज़ों को एक श्रृंखला में, सीरीज में याद करते हैं। शाब्दिक साहचर्य अधिगम, अर्थात आप किसी शब्द का अर्थ समझकर अधिगम करते हैं। विभेदन अधिगम, अर्थात आप दो वस्तुओं के बीच विभेद अर्थात डिफरेंस करके अधिगम करते हैं। संप्रत्यय अधिगम, केंडलर ने सबसे पहले इसका उल्लेख किया है, याद रखिएगा। तो संप्रत्यय अधिगम में कॉन्सेप्चुअल जो लर्निंग है वो होती है। नियम अधिगम, और सबसे महत्वपूर्ण 8वां जो अधिगम है रॉबर्ट गेने के अनुसार द कंडीशन ऑफ लर्निंग इस पुस्तक में, और वो है समस्या समाधान अधिगम, जिसमें चिंतन सामग्री शामिल होती है। अब आते हैं शिक्षण के चरों पर। अब ये देखो कॉन्सेप्ट मैपिंग है, ये शिक्षण के चर हैं। अब शिक्षण के चर शिक्षक भी है, विद्यार्थी है, पाठ्यक्रम है। शिक्षक जो है वो स्वतंत्र चर है, विद्यार्थी परतंत्र चर है, पाठ्यक्रम हस्तक्षेप चर है। और शिक्षण के कार्य, कौन कौन से कार्य होते हैं शिक्षण के? ये शिक्षण के कार्य हैं। शिक्षण का कार्य है निदानात्मक, अर्थात विद्यार्थियों की गलतियों का पता लगाना, उनकी कठिनाइयों का पता लगाना। शिक्षण का एक जो कहते हैं ना कार्य है उपचारात्मक कार्य, अर्थात जो गलती है उसका उपचार करना। शिक्षण का एक कार्य है मूल्यांकन, अर्थात मूल्यांकन करना कि बच्चे ने कितना कुछ सीखा है। अगला पॉइंट, शिक्षार्थी की विशेषताएं। अध्येता या अधिगमकर्ता या शिक्षार्थी, लर्नर, विद्यार्थी, स्टूडेंट, छात्र, छात्राएं, सबका एक ही अर्थ है। उसकी क्या विशेषताएं हैं? अब सबसे पहले कुछ मूल प्रवृत्तियां होती हैं, सब में होती हैं, तो इसका मतलब है एक अधिगमकर्ता में भी होगी। जन्मजात हो सकती हैं, उद्देश्यपूर्ण हो सकती हैं, आदतों से भिन्न हो सकती हैं। ये जो मूल प्रवृत्तियां हैं ये अविनाशकारी होती हैं। सामान्यतया संवेगों की उत्पत्ति किनसे होती है? मूल प्रवृत्ति से। अब आते हैं संवेग पर। संवेग क्या है? संवेगों की उत्पत्ति किनसे होती है? मूल प्रवृत्ति से। मूल प्रवृत्ति का जो सिद्धांत है वो किसने दिया था? जिसने 14 मूल प्रवृत्तियां बताई हैं, कमेंट बॉक्स में लिखिए। इससे यह भी पता चलेगा कि आप वीडियो को लगातार देखते हैं क्या। दूसरा, संवेग जो है वो उत्पन्न तो शीघ्रता से होता है, लेकिन समाप्त जो है वो धीरे धीरे होता है। इसका अर्थ ये है, जैसे कई बार होता है ना, आपको क्रोध आ गया, क्रोध तो आपको एकदम यकायक आ गया, लेकिन क्रोध के पश्चात थे शांत, कहो ना ठंडा, वो देरी से हो। तो इसका मतलब है संवेग तीव्रता से तो पैदा हो जाते हैं, लेकिन धीरे धीरे समाप्त होते हैं। अगला, गरीब को देखकर अलग अलग भाव आ सकते हैं, क्योंकि संवेग वैयक्तिक होते हैं। आपने एक गरीब को देखा, किसी को ये लग सकता है कि इसके पिछले जन्म के पापों का ये परिणाम है। दूसरा, किसी को ये लग सकता है कि ये गरीब इसलिए है क्योंकि माता पिता ने इसको समय पर शिक्षा नहीं दिलाई। किसी तीसरे के मन में उस गरीब को देखकर अलग भाव आ सकता है। तो कहने का मतलब है कि जो संवेग होते हैं वो वैयक्तिक होते हैं, इंडिविजुअल होते हैं, वैयक्तिक होते हैं। इसका मतलब है उनमें डिफरेंस होगा, विभिन्नता होगी, वो अलग अलग हो सकते हैं किसी एक ही विषय वस्तु के प्रति। अब जैसे आपको मैं पढ़ा रहा हूँ, तो हो सकता है किसी विद्यार्थी को मेरा पढ़ाना बहुत अच्छा लगे, किसी को उसकी तुलना में कम अच्छा लग सकता है। मुझे लगता है बुरा तो किसी को लगता ही नहीं होगा, और यदि बुरा लग रहा है तो वो फिर वीडियो देखेगा ही क्यों? जो चीज़ आपको अच्छी नहीं लगती उसको आप फिर क्यों देखें? शारीरिक परिवर्तन होते हैं संवेग के माध्यम से। अब मान लीजिए कि मैं खुश हुआ तो चेहरे पे मुस्कान आ गई, आंखें थोड़ी, मैं आश्चर्यचकित हुआ, ठीक है ना। जिज्ञासा से आश्चर्य होता है। जिज्ञासा क्या है? मूल प्रवृत्ति है। संवेग क्या है? आश्चर्य। तो जिज्ञासु व्यक्ति जो है ना, उसको जब कुछ जानने को मिलता है, अरे ये ऐसा था। मान लो कोई गुस्से में है तो उसकी मुट्ठियां तन जाएंगी, ठीक है। ये होते हैं संवेग के कारण शारीरिक परिवर्तन। और कई बार शारीरिक परिवर्तन कुछ तेजी से होते हैं। संवेग जब क्रोध का हो तो
होते हैं ना, तुम्हारा समा आओ तो मैं तन बता दूं, एक स्पीड मारूं, ठीक है। संवेग आने पर हम उचित अनुचित पर विचार नहीं कर पाते। बहुत महत्वपूर्ण बात है। इमोशन, चाहे वो इमोशन पॉजिटिव हो चाहे वो इमोशन नेगेटिव हो, जब आपके अंदर संवेग एक स्तर से ज़्यादा होते हैं, जैसे आप अत्यधिक खुश हैं तो आप सही और गलत का निर्णय नहीं ले पाएंगे। यदि आप अत्यधिक दुखी हैं तो भी आप सही और गलत का निर्णय नहीं ले पाएंगे। इसका मतलब है कि संवेग के आने पर आप जो है वो सही क्या है, गलत क्या है, उचित क्या है, अनुचित क्या है, उसका निर्णय नहीं ले पाते हैं। इसीलिए समझदार लोग ये कहते हैं कि जब आपको निर्णय लेना हो तो ठंडे दिमाग से निर्णय लो। उसका यही अर्थ है कि संवेग में, आवेग में, क्रोध में या खुशी में निर्णय नहीं लेवें। क्यों नहीं लेवें? क्योंकि वहाँ पर आपको सही गलत, अच्छा बुरा, उचित अनुचित इसकी जानकारी नहीं होती है। कुछ होते हैं स्थायी भाव जो धीरे धीरे व्यवस्थित होकर, जो अर्जित संस्कार हैं, सेंटिमेंट्स उनको मनोविज्ञान में कहा जाता है। स्थायी भाव अर्थात सेंटिमेंट्स, जो अर्जित संस्कार हैं वो धीरे धीरे व्यवस्थित होकर स्थायी भाव का रूप ग्रहण कर लेते हैं। देखिए, अब समझिए स्थायी भाव को। आप अपने बच्चों को महापुरुषों की कहानियाँ पढ़ाते हैं तो उनके मन में महापुरुषों के प्रति एक प्रेम का स्थायी भाव विकसित हो जाएगा। यदि आप अपने बच्चों को भारत के स्वतंत्रता संग्राम के उन वीर क्रांतिकारी, वीर सेनानियों की गाथाएं सुनाते हैं तो उनमें देश प्रेम का भाव जागृत होगा। यदि आप जिस प्रकार की विषय वस्तु को लगातार पढ़ते हैं उस विषय वस्तु से संबंधित आपके स्थायी भाव विकसित हो जाते हैं। तो कहने का मतलब है, जिस प्रकार का साहित्य आप पढ़ेंगे, जिस प्रकार के वीडियोस आप देखेंगे, जिस प्रकार की चर्चा आप लगातार करेंगे, धीरे धीरे आपके अंदर उस प्रकार का स्थायी भाव विकसित हो जाएगा। कमेंट बॉक्स को जब आप पढ़ते हैं तो आपने देखा होगा कुछ विद्यार्थी बहुत ही सलीके से, तरीके से कमेंट करते हैं। इसका मतलब है कि उनमें एक, कहते हैं ना, रॉयल तरीके से कमेंट करने की कौशल को उन्होंने, स्किल को उन्होंने डेवलप कर लिया है, उनको पता हो या नहीं हो। कुछ विद्यार्थी कमेंट करेंगे तो इधर उधर की बात करेंगे, फालतू बात करेंगे। तो इसका मतलब है कि ये समझने वाली बात है कि आप जिस विषय वस्तु के साथ लंबे समय तक संपर्क में रहते हैं उसी प्रकार का व्यक्तित्व आप में बन जाता है। शिक्षण कौशल क्या है? बहुत महत्वपूर्ण है। टीचिंग स्किल। मैं जो आपको पढ़ा रहा हूँ, यूट्यूब पर बहुत सारे शिक्षक पढ़ा रहे हैं। हर शिक्षक के पढ़ाने का तरीका अलग है। ये टीचिंग स्किल्स हैं और ये व्यक्तिगत विभिन्नताएं हैं। कोई भी दो शिक्षक समान रूप से नहीं पढ़ा सकते। तो आपको जो पढ़ाने का तरीका है, जैसे मैं जिस तरीके से पढ़ा रहा हूँ, हो सकता है मेरे पढ़ाने की स्किल, मेरे समझाने का तरीका, बात करने का तरीका, जिन शब्दों का मैं उपयोग करता हूँ, जिस भाषा शैली का मैं उपयोग करता हूँ, वो आपको अच्छी लगे। तो शिक्षण जो कौशल होता है वो, उसका स्पष्ट उल्लेख किया था एलन और रायन ने। शिक्षण प्रक्रिया में शामिल सभी क्रियाएं शिक्षण कौशल कहलाती हैं। आप टीचिंग करवा रहे हो, पढ़ा रहे हो, उस शिक्षण प्रक्रिया में जो भी आप जिन प्रक्रियाओं का सहायता लेते हैं वो सभी शिक्षण कौशल कहलाती हैं। जैसे कि व्याख्या देना, किसी चीज़ की व्याख्या करना, उदाहरण देना, एग्जाम्पल्स के साथ किसी चीज़ को जोड़ना, ये भी शिक्षण कौशल है। उसके बाद विशिष्ट व महत्वपूर्ण शब्दों की व्याख्या करना। आप किसी शब्द की व्याख्या कर रहे हो, जैसे निदान की, जैसे मैंने कहा कल एक शब्द मैंने उपयोग किया था, किंग कर्तव्य विमूढ़ता, अर्थात निर्णय नहीं लेने की स्थिति। ये हो गया शब्द की व्याख्या करना।
नियोजित पुनरावृत्ति अर्थात प्लान्ड रिवीजन। नियोजित मतलब प्लानिंग के साथ आप रिवीजन करवा रहे हो, ये भी शिक्षण कौशल है। उच्च स्तरीय प्रश्नों का प्रयोग, खोजपूर्ण प्रश्न, मौन व अशाब्दिक संकेत शिक्षक द्वारा और सुचारू संचार प्रक्रिया। कई बार होता है ना, जैसे अभी तो आप मेरे सामने नहीं बैठे हो, लेकिन कई बार क्या होता है, मौन, कोई विद्यार्थी बदमाशी कर रहा है, एक शिक्षक उसकी तरफ देखता है, विद्यार्थी समझ जाता है कि मैं जो गड़बड़ी कर रहा था शिक्षक ने उसको देख लिया है, वो तत्काल अपने आप में सुधार करता है। कई बार हम संकेतों के माध्यम से समझाते हैं, कोई विद्यार्थी जो है वो बदमाशी कर रहा है, अपन कहते हैं, या कोई विद्यार्थी कक्षा में एंट्री होने वाला है, वो परमिशन लेता है, तो अपन कहते हैं कि आप आ जाइए। इसका मतलब है संकेत के माध्यम से भी हम कुछ पढ़ा सकते हैं, बता सकते हैं, सिखा सकते हैं। और सुचारू संचार प्रक्रिया बहुत महत्वपूर्ण है। संप्रेषण, कम्युनिकेशन का आपका एक पूरी यूनिट है। मैं कोशिश करूंगा कि कम्युनिकेशन से संबंधित उस यूनिट से संबंधित भी अध्ययन सामग्री जो है वो आपको एक मैराथन वीडियो के माध्यम से मिले। ये सभी शिक्षण कौशल में शामिल हैं। जब हम कम्युनिकेशन स्किल्स की बात करेंगे ना, तब इस पर बात करेंगे। शिक्षण को प्रभावित करने वाले कारक, वो कौन कौन से कारक हैं, वो कौन कौन से एलिमेंट हैं जो टीचिंग को, सिखाने की प्रक्रिया को, पढ़ाने को प्रभावित करते हैं। व्यक्तिगत कारक। अब ये व्यक्तिगत कारक किसके होंगे? ये व्यक्तिगत कारक स्वाभाविक है कि टीचर के ही होंगे। अब टीचर की परिवार की परिस्थितियां, विद्यालय की परिस्थितियां। अब विद्यालय की परिस्थितियों में भी विद्यालय प्रबंधन किस प्रकार का है, विद्यालय का प्रधानाचार्य किस प्रकार के हैं, साथ ही जो शिक्षक हैं, जो कलीग्स हैं, वो किस प्रकार के हैं, और उनका व्यवहार एक शिक्षक के साथ, एक शिक्षक का व्यवहार इनके साथ किस प्रकार का है, ये शिक्षण को प्रभावित करता है। बौद्धिक कारक, जो टीचर है उसका बौद्धिक स्तर कैसा है, उच्च है, वो सामान्यतः शिक्षण प्रभावशाली व क्वेश्चनपूर्ण कर पाएगा यदि उसका बौद्धिक स्तर ऊंचा है, उच्च है। कार्य का विश्लेषण करना व अधिगम उद्देश्यों को व्यवहारिक रूप में लिखना। जो कार्य करवाया जा रहा है, शिक्षण करवाया जा रहा है, उसको व्यवहारिक स्वरूप में लिखना। और महत्वपूर्ण बात यह है कि जो अधिगम के उद्देश्य हैं वो किस प्रकार से, किस स्तर पर प्राप्त हुए हैं, उन्हें देखना। जो शिक्षण के उद्देश्य माने गए हैं, ज्ञानात्मक, क्रियात्मक, भावात्मक, उनकी पहचान करना। और सबसे महत्वपूर्ण अभिक्षमता, एप्टीट्यूड, अर्थात आपका रुझान किसी कार्य को लेकर कैसा है, उस पर गौर करना, कार्य करना। अब आती है एक अच्छे शिक्षक की विशेषताएं। अब मुझे लगता है कि इस विषय वस्तु या इस टॉपिक को आप बेहतर तरीके से समझ पाएंगे क्योंकि आप एक विद्यार्थी हैं और आप जिन शिक्षकों को अपना आदर्श मानते हैं और उन शिक्षकों में जो बातें आपको आदर्शात्मक लगती हैं, अच्छी लगती हैं, मुझे लगता है वही एक अच्छे शिक्षक की विशेषताएं होती हैं। फिर भी यदि एक या दो पॉइंट में कहना हो तो एक अच्छा शिक्षक वह है जो अपने सभी विद्यार्थियों को, अर्थात जिनमें तीव्र बुद्धि के विद्यार्थी हैं, औसत बुद्धि के विद्यार्थी हैं और उससे भी थोड़े कम बुद्धि के विद्यार्थी हैं, इन सब को सीखने के लिए अभिप्रेरित करे, लर्निंग के लिए मोटिवेट करे। एक अच्छा शिक्षक वो है। और दूसरा, विषय वस्तु का सरल प्रस्तुतिकरण करना किसी भी अच्छे शिक्षक की प्रमुख विशेषता होती है। अगला पॉइंट, शिक्षण विधियां। जब आपको टीचिंग करवाई जाती हैं तो कुछ मेथड्स के माध्यम से करवाई जाती हैं। दो प्रमुख इसमें विभाजन है, शिक्षक केंद्रित विधियां और विद्यार्थी केंद्रित विधियां। पाठ्य वस्तु को सरल एवं बोधगम्य बनाने हेतु विद्यार्थियों को सर्वोत्तम शिक्षा देने के लिए जिन शिक्षण विधियों का प्रयोग किया जाता है उन्हें शिक्षण विधियां कहते हैं। कई बार क्या होता है कि आपसे किसी शब्द का अर्थ पूछ लिया कि साहब शिक्षण विधियां क्या हैं, तो यहाँ हमने ये बताया है कि पाठ्य वस्तु जो है उसको सरल
एवं बोधगम्य अर्थात सीखने योग्य बनाने के लिए विद्यार्थियों को जो सर्वोत्तम शिक्षा है वह देने के लिए जिन विधियों का प्रयोग किया जाता है उन्हें शिक्षण विधियां कहते हैं। ये शिक्षण विधियों की सामान्य परिभाषा है। शिक्षण विधियों के प्रयोग में व्यक्तिगत विभिन्नताओं और परिस्थितियों की भूमिका होती है। किन शिक्षण विधियों का उपयोग शिक्षण में किया जाएगा, ये कहते हैं ना व्यक्तिगत विभिन्नताएं। मेरा पढ़ाने का तरीका अलग है, मुकेश जी ढाका सर का अलग है, किसी अन्य शिक्षक का अलग हो सकता है और उसी के आधार पर वह अपनी शिक्षण विधि का चुनाव भी करने के लिए स्वतंत्र है। इसका मतलब है एक शिक्षक की व्यक्तिगत विभिन्नताएं शिक्षण विधियों के चयन में भूमिका निभाती हैं और परिस्थितियां भी, कि आपके पास जो इन्वायरमेंट है, जिस प्रकार का माहौल है, वो माहौल सहयोगी है या फिर बाधक है, वो भी आपकी शिक्षण विधियों को चयन में सहायक होता है। शिक्षक केंद्रित विधियां, ये कौन सी विधियां हैं? शिक्षक केंद्रित, टीचर सेंट्रिक मेथड्स हैं ये, जिसमें व्याख्यान दिया जाता है, भाषण दिया जाता है। प्राचीन काल में गुरुकुल में ये प्रमुख रूप से थी और इसका अन्य नाम है मौखिक शिक्षा। जैसे कि जो वैदिक साहित्य की रचना हुई है वो बहुत लंबे कालखंड के बाद हुई है। एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में, दूसरी पीढ़ी से तीसरी पीढ़ी में, तीसरी पीढ़ी से चौथी पीढ़ी में वो कंठस्थ होकर होते, गुरु ने जो है उनको कंठस्थ किया, उसके पश्चात उसके शिष्यों ने किया, उसके शिष्यों ने अपने शिष्यों को सिखाया और फिर एक लंबे समय के बाद उनको लिपिबद्ध अर्थात लिखा गया है, अर्थात मौखिक रूप से शिक्षा को ग्रहण किया गया है। जैसे होता है ना उपनिषद देखा होगा, तो उपनिषद में प्रमुख रूप से क्या है कि शिक्षक के समीप नीचे बैठकर अध्ययन किया जाता है, उससे सीखा जाता है। एक शिक्षक केंद्रित विधि है व्याख्यान प्रदर्शन विधि। यहाँ दो शब्दों का उपयोग हुआ है। कल भी मैंने वीडियो में बताया था कि कभी कभी किसी शब्द के अर्थ को समझने के लिए आप उस शब्द को तोड़िए और बिना बहुत ज़्यादा दिमाग लगाए हुए तोड़िए। यदि आपको संधि का ज्ञान है तो उसका संधि विच्छेद करिए, तो मुझे लगता है कि आप मोस्ट ऑफ टाइम सही अर्थ तक पहुंचने की दिशा में बढ़ेंगे, अपवादों को छोड़ के। तो यहाँ व्याख्यान है और प्रदर्शन है, अर्थात उसमें व्याख्यान दिया जाएगा, भाषण दिया जाएगा, और प्रदर्शन अर्थात उसमें कुछ प्रयोग का होगा। प्रयोग प्रदर्शन विधि जैसे चित्र, मॉडल, चार्ट, इनका विषय वस्तु के साथ समझाना। अब ये जो कौन सी शिक्षक केंद्रित शिक्षण विधियां हैं, इनके कुछ गुण भी हैं, कुछ दोष भी हैं। शिक्षक केंद्रित जो शिक्षण विधियां हैं वो मितव्ययी हैं, अर्थात कम खर्चा लगता है, वो खर्चीली कम है। प्रभावशाली हैं क्योंकि इसमें एक शिक्षक धारा प्रवाह या फिर अपनी स्टाइल में व्याख्यान देता है, भाषण देता है, मौखिक रूप से समझाता है। प्रेरणात्मक शिक्षण विधि हैं, अर्थात उससे प्रेरणा मिलती है, मोटिवेशन मिलता है। विषय वस्तु कम समय में पूर्ण हो जाती है और विषय वस्तु की क्रमबद्धता की ये उत्तम विधि मानी जाती है। कौन सी? शिक्षक केंद्रित शिक्षण विधियां। कुछ दोष भी हैं जिनको हमने यहां लिख दिया है कि करके सीखने के प्रतिकूल है। क्यों? क्योंकि करने का तो आपको विकल्प दिया ही नहीं, अवसर दिया ही नहीं। वहां तो एक शिक्षक बस व्याख्यान दे रहा है, अपने अनुसार दे रहा है, उसके जो अनुकूल है। वैज्ञानिक दृष्टिकोण व तार्किक विकास में बाधक है। वैज्ञानिक दृष्टिकोण और तार्किक विकास तब होता है जब आप विद्यार्थी को भी अपनी बात कहने के लिए अवसर देते हैं, जो इसमें नहीं मिलता। गणित विषय हेतु यह प्रभावी है क्योंकि गणित विषय में अभ्यास की बहुत बड़ी भूमिका होती है। स्वतंत्र चिंतन का इसमें अभाव होता है। विद्यार्थियों को कहा जाता है आप तो बस सुन लीजिए, चिंतन का उसमें विकल्प नहीं होता। शिक्षण का प्रभुत्व व निर्भरता होती है इसमें कि विद्यार्थी जो है आप वो निर्भर हो जाते हैं शिक्षक पर। अब आते हैं विद्यार्थी केंद्रित विधियां। विद्यार्थी की रुचि, उसकी क्षमता व प्रवृत्ति को ध्यान में रखकर शिक्षा देना। पुनः सुनिए, विद्यार्थी की रुचि, विद्यार्थी की क्षमता, विद्यार्थी की प्रवृत्ति, उसकी किस प्रकार की प्रवृत्ति है, उसको ध्यान में रखकर शिक्षा जब दी जाती है या इनको ध्यान में रखकर जिस शिक्षण विधि का चयन किया जाता है
उसे विद्यार्थी केंद्रित विधियां कहते हैं। विद्यार्थियों के मनोविज्ञान को समझते हुए शिक्षण की व्यवस्था इन शिक्षण विधियों में की जाती है और साथ में उसकी अधिगम संबंधी कठिनाइयों को दूर करने वाली ये होती है। अब विद्यार्थी केंद्रित शिक्षण विधियां कौन सी हैं? पहली है ह्यूरिस्टिक विधि, अन्वेषण विधि या स्वभानुभाविक विधि, जो है आर्मस्ट्रॉन्ग, H.E. आर्मस्ट्रॉन्ग ने ये इस विधि के प्रणेता माने जाते हैं, जो कहता है कि मैं खोजता हूँ, अर्थात स्टूडेंट को स्वयं कार्य करने व खोजने का अवसर इस ह्यूरिस्टिक विधि में, अन्वेषण विधि में या स्वाभानुभविक इस विधि में दिया जाता है। दूसरा है प्रोजेक्ट विधि। कल भी इसका उल्लेख हमने वीडियो में किया था। प्रोजेक्ट विधि या प्रायोजना विधि, प्रयोजना विधि जॉन डीवी की विचारधारा पर आधारित है। किलपेट्रिक ने इसको जो है वो विकसित किया। किलपेट्रिक का मानना था, उसका बहुत प्रसिद्ध ये कथन है कि उद्देश्यपूर्ण कार्य सामाजिक वातावरण में पूर्ण संलग्नता के साथ संपन्न होता है प्रोजेक्ट विधि में। एक और महत्वपूर्ण विद्वान है स्टीवेंस, उनका मानना था, उनका कथन है, प्रोजेक्ट एक समस्या मूलक कार्य है जिसका समाधान प्राकृतिक दशाओं में किया जाता है। अब बहुत महत्वपूर्ण, इसको लेकर हल्का सा विवाद है कि प्रोजेक्ट विधि के 5 चरण हैं या 6 चरण, यहाँ हम 5 ले रहे हैं। समस्या या परिस्थिति का निर्माण करना पहला चरण है। दूसरा योजना का चयन करना, फिर योजना का निर्माण करना, योजना की पूर्णता और योजना का परीक्षण या मूल्यांकन करना। ये प्रयोजना विधि या प्रोजेक्ट विधि के महत्वपूर्ण चरण हैं। अब इसके गुण क्या हैं? करके सीखने, अब यहां से सीधा सवाल बन सकता है, ठीक है ना। सॉरी, प्रोजेक्ट विधि के जो गुण हैं करके सीखने के सिद्धांत पर आधारित है। विद्यार्थियों की सहभागिता इसमें ज़्यादा होती है, पार्टिसिपेशन ज़्यादा होता है। सामाजिक विकास व चरित्र निर्माण में सहायक होती है। लोकतांत्रिक माहौल के निर्माण में यह सहायक होती है और रचनात्मक चिंतन में भी ये प्रोजेक्ट मेथड जो है, विधि जो है वो सहायक होती है। अब प्रोजेक्ट विधि के कुछ दोष भी हैं, सीधा सवाल बन सकता है यहाँ से। अब प्रोजेक्ट विधि में समय व धन ज़्यादा लगता है, अर्थात ये खर्चीली विधि है। दूसरा, पाठ्यक्रम समय पर पूरा नहीं होता। क्यों? क्योंकि आप एक जो पॉइंट है, एक प्रोजेक्ट है, उस पर ज़्यादा समय लगाते हो। संबंधित पाठ्य पुस्तकों का अभाव, अर्थात प्रोजेक्ट विधि से संबंधित जो पाठ्य पुस्तकें वो भी नहीं मिलती और इसका कोई निश्चित पाठ्यक्रम भी नहीं है। अगली विद्यार्थी केंद्रित विधि जो होती है वो निरीक्षण विधि या पर्यवेक्षण विधि है। इस विधि से शिक्षण में रोचकता व जीवंतता आती है। इसका बेस्ट जो प्रयोग होता है, सर्वोत्तम प्रयोग, वो विज्ञान में शिक्षार्थी के स्वाध्याय की भावना को जागृत करने हेतु होता है। विद्यार्थी को अपनी क्षमता व योग्यता के अनुसार अध्ययन करने का अवसर इस विधि में, कौन सी विधि में, मिलता है। अब है समस्या समाधान विधि। सुकरात ने इसका उल्लेख किया था। आगमन विधि और निगमन विधि, मुझे लगता है आगमन और निगमन विधि को आपने अब से पहले भी पढ़ा होगा। कुछ पॉइंट्स में हमने इनको आपके समक्ष रखा है और उल्लेख हो चुका है मूर्त अमूर्त का, स्थूल सूक्ष्म का। खेल शिक्षण विधि, कोल्डवेल कुल्क जो है ये खेल शिक्षण विधि के जनक हैं और इसके सिद्धांत हैं कि स्वतंत्रता पर आधारित मनोरंजन का साधन है, जीवन मूल्यों की शिक्षा इसमें दी जाती है, प्रतिस्पर्धा और टकराव की स्थिति में आप किस प्रकार से समायोजन करते हैं, ये भी खेल विधि के माध्यम से सीखा जा सकता है। अब बहुत अलग टॉपिक शुरू हो रहा है, वो है एजुकेशन जो प्राप्त कर रहे हैं आप। अब एजुकेशन इलेक्ट्रॉनिक अर्थात ई शिक्षा, इलेक्ट्रॉनिक एजुकेशन प्राप्त कर रहे हैं, डिजिटल एजुकेशन प्राप्त कर रहे हैं। जैसे अभी मैं पढ़ा रहा हूँ, आप पढ़ रहे हैं, ये क्या है? ये डिजिटल शिक्षा का एक आयाम है। कल भी एक सवाल आया था, समकालिक सिंक्रोनस शैक्षणिक व्यवस्था एक ही समय में अर्थात रियल टाइम लर्निंग होती है। अब रियल टाइम क्या है उसको भी हम समझते हैं।
जैसे कि ऑफलाइन कक्षा में आप बैठे हैं और मैं आपको मनोविज्ञान पढ़ा रहा हूँ या शैक्षिक प्रबंधन पढ़ा रहा हूँ स्कूल व्याख्याता के लिए, ये रियल टाइम है, मैं पढ़ा रहा हूँ, आप सामने बैठकर पढ़ रहे हो। या फिर लाइव क्लास चल रही है, लाइव क्लास का मतलब है मैं अभी जो पढ़ा रहा हूँ वो आप अभी देख सुन रहे हो। हालांकि कुछ विद्यार्थी उसको बाद में भी देख सुन सकते हैं, जैसे कई बार होता है ना कि लाइव क्लास हम लाइव वीडियो बनाते हैं। लाइव वीडियो का मतलब आपका कमेंट सामने हमें मोबाइल पर दिखाई देता है, उससे हम पढ़ते हैं या दूसरे मोबाइल में पढ़ते हैं और तत्काल उसका जवाब देते हैं, ये होता है रियल टाइम। जैसे हम किसी से फ़ोन पर बात करते हैं वो रियल टाइम है, किसी से हम चैट करते हैं अगला भी ऑनलाइन है, ये रियल टाइम है। हम किसी से वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग वीसी से बात करते हैं, ये रियल टाइम है। ये सब समकालिक सिंक्रोनस शैक्षणिक व्यवस्था में आते हैं। कुछ रियल टाइम नहीं होते, जैसे मुझे आपने ईमेल भेजा, ये रियल टाइम नहीं है, आपने ईमेल भेज दिया, अब ये मेरी सुविधा है कि मैं उस ईमेल को कब देखूं। आपने फेसबुक पर कोई पोस्ट अपलोड करी, हालांकि मैं तो फेसबुक नहीं चलाता हूं, लेकिन आपने की, आपके दोस्त ने या आपके जो भी फेसबुक फॉलोवर है उसने उसको कब देखा, वो रियल टाइम नहीं है, वो अपनी सुविधा के अनुसार देखेगा। ये जो वीडियो है ये भी रियल टाइम नहीं है, ये भी समकालिक नहीं है। सिंक्रोनस जिसको कहते हैं ना, सिंक्रोनस ये भी नहीं है, क्योंकि मैं वीडियो भी बना रहा हूं आज 18 तारीख को, अभी समय हो रहा है 8:05, तो मैं ये वीडियो बना रहा हूं, आप इसको हो सकता है आज 18 मार्च को देखें, हो सकता है कोई 19 मार्च को देखें, हो सकता है कोई बाद में देखें। तो ये रियल टाइम नहीं है, ये रिकॉर्डेड वीडियो है। ये महत्वपूर्ण विभाजन है समकालिक अर्थात सिंक्रोनस शैक्षणिक व्यवस्था में। हम शैक्षणिक व्यवस्थाओं की बात कर रहे हैं, एग्जाम्पल हमने आपको फेसबुक वगैरह के दिए हैं, वहां से कोई बहुत ज़्यादा शिक्षा शायद नहीं मिलती है। एक ही समय में अर्थात रियल टाइम लर्निंग होती है, स्थान अलग अलग होते हैं, लेकिन शिक्षक विद्यार्थी का संवाद हो सकता है। यहाँ आप देखिए ऑडियो कॉन्फ्रेंसिंग, वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग, लाइव चैट, वर्चुअल क्लासरूम। यहाँ एक महत्वपूर्ण बात कही है कि जो ये सारी चीज़ें क्या हैं, रियल टाइम है। अब जैसे कभी कभी हम टेलीग्राम पर विद्यार्थियों के सवाल लेते हैं, रात को 9, सवा 9 बजे के आसपास विद्यार्थी वहाँ सवाल मैसेज करता है और मैं उसका जवाब उसी समय या 10-5 मिनट में दे देता हूँ, तो ये भी एक तरीके का रियल टाइम हो गया है। असमकालिक अर्थात एसिंक्रोनस शैक्षणिक व्यवस्था, जिसमें रिकॉर्डेड ऑनलाइन क्लास जैसे कि यह वीडियो, ये क्या है, असमकालीन एसिंक्रोनस शैक्षणिक व्यवस्था का अंग है। अब आते हैं हम ई शिक्षा पर। 3 महत्वपूर्ण इसमें पॉइंट हैं, स्वयं प्रभा और MOOC। बहुत शानदार व्यवस्था है स्वयं की तो, और स्वयं प्रभा। अब स्वयं क्या है, अब देखिए SWAYA, इसमें हर लेटर का एक अर्थ है, स्टडी वेब्स ऑफ एक्टिव लर्निंव फॉर यंग एस्पायरिंग माइंड्स। देखना, अब यहां पर स्टडी से S, W से वेब्स और एक्टिव से A, Y से यंग, A से एस्पायरिंग और M से माइंड, ये हो गया है स्वयं। कितना सुंदर वर्ड है। ये एक एकीकृत मंच है जहां कक्षा 6 से लेकर स्नातकोत्तर तक ऑनलाइन पाठ्यक्रम उपलब्ध हैं। और एक अद्भुत बात बताऊं स्वयं की, स्वयं में जितने भी कोर्स हैं लगभग 2700 से अधिक कोर्स उपलब्ध हैं और वो सभी कोर्स निःशुल्क हैं। अर्थात वहाँ पर आपको कुछ सीखना है उसका पैसा नहीं देना होता, लेकिन कुछ कोर्स में आप जब परीक्षा देते हैं तो उसकी एग्जामिनेशन फीस है। दूसरा है 2700 से ज़्यादा कोर्स हैं। एक ये और है MOOCs, आपका लिखा हुआ है पाठ्यक्रम में MOOCs, इसका मतलब हुआ मेसिव ओपन ऑनलाइन कोर्सेज। M का मतलब है मेसिव, O का मतलब है ऑनलाइन, ओपन, फिर दूसरे O का मतलब है ऑनलाइन और इस C का मतलब है कोर्सेज। और ये जो S छोटे वाला लिखा है इसका मतलब S से अर्थात एक से अधिक कोर्स। स्वयं पर 2700 से अधिक कोर्सेज उपलब्ध हैं। स्वयं एक एप्लीकेशन है जिसे आप प्ले स्टोर पर डाउनलोड कर सकते हैं। और जो कहा ना यंग एस्पायरिंग माइंड्स, तो मैं तो अपने आप को यंग ही समझता हूं। और इस स्वयं के एप्लीकेशन पर कई बार हम होते हैं ना, आप विद्यार्थियों को कहते हैं कि
अमुक कोर्स हमारा उपलब्ध है, उसे आप देखिए, यदि आपको सही लगे तो लीजिए। मैंने एक वीडियो देखा और उस वीडियो में स्वयं के बारे में बताया गया था और मैंने स्वयं एप्लीकेशन को मोबाइल में डाउनलोड किया और आज की तारीख में ये मेरे कोर्सेज हैं जो स्वयं पर मैं अध्ययन कर रहा हूँ, अपकमिंग या ऑनगोइंग, अर्थात जो चल रहे हैं, कंप्लीट अभी किया नहीं है। और कोर्स को जब आप देखोगे तो आपको ये समझ में भी आएगा कि हम आपको और बेहतर शिक्षा देने के लिए क्या कुछ कर रहे हैं। जो मेरा पहला कोर्स है जो इग्नू से संबंधित है वो है काउंसलिंग साइकोलॉजी, अर्थात आप किसी की काउंसलिंग करते हैं उसकी क्या साइकोलॉजी है। दूसरा CEP, ये चंडीगढ़ यूनिवर्सिटी का कोर्स है, ये भी काउंसलिंग साइकोलॉजी से है, ये पोस्ट ग्रेजुएशन का कोर्स है काउंसलिंग साइकोलॉजी में। NPTEL, ये IIT मद्रास जो है वो कोर्स है जहां पर वहां के प्रोफेसर साइकोलॉजी ऑफ स्ट्रेस, हेल्थ एंड वेल बीइंग, ये कोर्स जो शुरू हो गया था जनवरी 23 को और इसकी परीक्षा है, परीक्षा के लिए भी मैंने इनरोल करवा दिया है। 28 और 29 अप्रैल को इनकी परीक्षा होगी, एक दिल्ली में है और एक शायद गुड़गांव में है। तो ये है। और चौथा जो मेरा कोर्स है वो है एनहेंसिंग सॉफ्ट स्किल एंड पर्सनैलिटी। ये सभी कोर्स इंग्लिश में है, हालांकि मेरी इंग्लिश कमज़ोर है, मैं इसे स्वीकार करता हूं, लेकिन फिर भी मैं समझने की कोशिश कर रहा हूं। पेपर जो होगा वो इंग्लिश में होगा और ये चारों कोर्स मैंने स्वयं एप्लीकेशन पर अभी ये चल रहे हैं। इसका मतलब है कितनी अच्छी व्यवस्था है। अब मैंने इन दोनों कोर्सों में एग्ज़ाम के लिए खुद को रजिस्टर किया है, 1,000 रुपये की ये फीस लगी है, लेकिन एग्जाम की फीस 1,000 है। इसमें जो वीडियो अपलोड हो रहे हैं, जो स्टडी मटेरियल अपलोड हो रहा है वो निःशुल्क है। अर्थात इन चारों कोर्सों में कहते हैं ना इनरोलमेंट, नामांकन करने की कोई भी फीस नहीं है, एग्जामिनेशन फीस है। अब इससे आप अंदाजा लगा सकते हैं कि विद्यार्थियों की काउंसलिंग करने की बात हो, विद्यार्थियों की मेंटल हेल्थ की बात हो, वेल बीइंग की बात हो, या विद्यार्थियों के स्ट्रेस की बात हो, विद्यार्थियों में स्किल डेवलपमेंट या पर्सनैलिटी को डेवलप करने की बात हो, वो भी हम सीख रहे हैं। कहा था ना, अधिगम जीवन पर्यंत चलता है। एक शिक्षक होने के बाद भी मैं ये कोशिश कर रहा हूं कि मैं आप विद्यार्थियों के लिए कुछ और बेहतर सीख पाऊं। आप भी जब समय मिले आपको तो प्ले स्टोर से स्वयं, जो नाम लिखा है ठीक वही नाम है, नीले कलर का आइकॉन है, आप भी उसमें जाकर देख सकते हैं। अब आते हैं स्वयं प्रभा पर। बहुत अच्छा कंटेंट उपलब्ध करवा रहे हैं, हालांकि वो इंग्लिश में है तो कुछ चीज़ों को समझने में दिक्कत है, बाकी बहुत शानदार कंटेंट है। स्वयं प्रभा ये 24/7, 24/7 का मतलब है 7 दिन 24 घंटे। इसके आधार पर देश के में सभी जगह डायरेक्ट टू होम DTH के माध्यम से 32 उच्च गुणवत्ता वाले शैक्षिक चैनल देने की पहल है। क्या? स्वयं प्रभा। इसका मतलब है इसमें चैनल्स होंगे, चैनल्स में आपको वीडियो क्लासेज, वीडियो लेक्चर्स वो मिलेंगे। ये है स्वयं प्रभा। और अब आते हैं मोक पे, मैसिव ओपन ऑनलाइन कोर्स। मैसिव का मतलब तो बड़े स्तर पर, मैंने कहा ना 2700 कोर्स हैं। मैं जब कोर्सेज को सिलेक्ट कर रहा था जनवरी माह में तो मुझे बड़ी दिक्कत आई, क्योंकि उसमें बहुत सारे फोल्डर बनाए हुए थे। फिर उसमें मैंने खोज के फिर इन 4 कोर्सों का चयन किया। ये जब मैं कंप्लीट कर लूँगा तो कुछ और कोर्स भी मैं निरंतर सीखूंगा, जिससे मैं खुद निरंतर अपडेट होता रहूं। वेब आधारित कार्यक्रम हैं, मुफ्त हैं, क्योंकि सीखने के लिए कोई फीस नहीं देनी। हाँ, आपको यदि एग्जाम देना है तो उसकी एग्जाम फीस है। ये दूरस्थ शिक्षा कार्यक्रम है, अर्थात डिस्टेंस एजुकेशन पर आधारित है। मैं अपने घर में सुजानगढ़ में बैठकर इसका अध्ययन करता हूँ, एग्जाम देने के लिए मैं दिल्ली जाऊंगा। STEM, एक ये भी शब्द आता है। S का मतलब है साइंस, T का मतलब है टेक्नोलॉजी प्रौद्योगिकी, E का मतलब है इंजीनियरिंग, M का मतलब है मेडिकल अर्थात चिकित्सा। इनके लिए भी ये जो ऑनलाइन कार्यक्रम है वो बहुत ही महत्वपूर्ण हैं। अभी हम पहुंचे हैं पेज नंबर 15 पर। टोटल 22 पेज हैं। समय हो गया 1 घंटा 10 मिनट। करते हैं बिना ब्रेक के, कोशिश करते हैं। मुझे लग रहा है आपको भी समझ में आ रहा होगा, आप तो ब्रेक ले ही सकते हैं। शिक्षण सहायक सामग्री।
दृश्य सामग्री भी एक शिक्षण सामग्री है, सहायक सामग्री है। श्रव्य सामग्री, दृश्य श्रव्य सामग्री, और एनसीईआरटी ने भी अपना वर्गीकरण किया है। सबसे पहले बात करते हैं इंद्रियों के आधार पर शिक्षण सहायक सामग्री, हमारी जो इंद्रियां हैं। अब दृश्य सामग्री, अब दृश्य सामग्री में ये सारी शामिल हैं, और इसकी विशेषता ये है कि इसमें से किसी भी सामग्री में आवाज नहीं आती, इसलिए ये श्रव्य नहीं है, इसमें कुछ भी सुनने वाला नहीं है। अब जैसे मॉडल है, मॉडल का मतलब क्या होता है? प्रतिरूप। अब ये जैसे ओरिजिनल पेन है, मैं इसका प्रतिरूप बना लूं तो वो बोलेगा नहीं ना, उसमें से कोई आवाज नहीं आएगी। तो दृश्य सामग्री में केवल देखने की सुविधा उपलब्ध होती है, सुनने के लिए उसमें कोई भी मैटर नहीं होता। श्रव्य सामग्री, इन सामग्रियों में केवल आप सुन पाते हैं। अब जैसे रेडियो, आजकल तो रेडियो लगभग समाप्त सा ही हो गया है, लेकिन पहले आप अपने दादाजी को या पिताजी को देखेंगे तो वो रेडियो सुनते थे, तो उसमें केवल सुनाई देता है, वहाँ पर समाचार बोला जा रहा है, नमस्कार मैं अमुक आज के मुख्य समाचार। अब आपको दिखाई कुछ नहीं दे रहा, आपको केवल सुनाई दे रहा है। क्यों? क्योंकि वो श्रव्य सामग्री है। तो ये सामग्रियां जो हैं वो शिक्षण सहायक सामग्रियों के रूप में उपयोग में ली जाती हैं श्रव्य के माध्यम से। अब ये लिंग्वा फोन, अब किसी विद्यार्थी के सामने परीक्षा में कोई सवाल आ गया, उसको नहीं पता लिंग्वा फोन क्या है। मैंने एक तरीका बताया था कि शब्द को तोड़िए। अब लिंग्वा फोन, लिंग मतलब लैंग्वेज से बना है, ये लैंग्वेज भाषा से, अर्थात ये जो लिंग्वा फोन, इसका मतलब है ये भाषा को सीखने में, सुनकर सीखने में योगदान देने के लिए सहायक सामग्री है। और एनसीईआरटी और केंद्र स्तर इस पर, राष्ट्रीय शिक्षा नीति में भी इस पर बहुत बड़ा प्रावधान हुआ है कि जो शिक्षण के अधिगम के संस्थान है, जैसे बीएड कॉलेजेस वगैरह हैं, वहाँ पर इन शिक्षण सहायक सामग्रियों की एक लैब होनी चाहिए। मतलब वहाँ पर बच्चे के पास लिंग्वा फोन भी हो, वो जिससे कि सही शब्द का उच्चारण सीख सके। अब आते हैं श्रव्य दृश्य। अब इसमें क्या है? सुनने के लिए भी कुछ है, देखने के लिए भी कुछ है। आप अपने कंप्यूटर को ऑन करते हो, जैसे मोबाइल है, मोबाइल क्या है? श्रव्य और दृश्य सामग्री है। यूट्यूब क्या है? श्रव्य और दृश्य सामग्री है। आप कहोगे कई बार, नहीं सर मैं यूट्यूब से कुछ देखता हूं तो मैं ईयरफोन लगा के देखता हूं। अरे भैया, ईयरफोन कान में तो आवाज जा ही रही है ना। टेलीकॉन्फ्रेंस आप करते हो, अर्थात दूर बैठे किसी व्यक्ति से आप वार्तालाप करते हो वीडियो के माध्यम से, तो वो सब श्रव्य और दृश्य में शामिल आएगा। एक आधार शिक्षक सहायक सामग्रियों का है सॉफ्टवेयर उपागम और हार्डवेयर उपागम। एक है प्रेक्षण के आधार पर, बहुत महत्वपूर्ण है प्रक्षेपण। कल बताया था मैंने, फेंकना। इसरो अपने परीक्षण के अंदर से किसी यान के माध्यम से अपने किसी उपग्रह को कक्षा में स्थापित करता है। वो क्या हो गया? प्रेक्षण, फेंकना। जैसे फिल्म स्ट्रिप है, ओएचपी है, ओवरहेड प्रोजेक्टर, अप्रक्षेपित, अर्थात उसको फेंका नहीं जाता। जैसे ये जो चित्र है, आपके सामने कोई चित्र बना दिया, वो एक स्थान से दूसरे स्थान पर नहीं जा रहा, वो बेचारा वहीं है, चार्ट है, ये सारी चीजें आएंगी। अब श्रव्य दृश्य सामग्री के उपयोग, उद्देश्य, ये वो विषय वस्तु हैं जो आपने रीट में या अन्य परीक्षाओं में पढ़ी होंगी। बस हम एक बार रिवीजन करवाने का प्रयास कर रहे हैं। इससे अधिगम की गति बढ़ती है, रुचि पैदा होती है कि आपके सामने, मान लीजिए कि आप किसी विषय वस्तु को ज़्यादा याद तब रखते हैं जब आपकी अधिकतम ज्ञानेंद्रियां सक्रिय हों। श्रव्य और दृश्य सामग्री में आपकी दो ज्ञानेंद्रियां, अर्थात आपके कान और आपकी आंख, ये सक्रिय हो जाते हैं। फिर उसका आकार भी आपको दिखाई दे देता है, उसका हो सकता है लंबाई, चौड़ाई, मोटाई जो भी है वो भी आपको दिखाई दे जाए, तो आप उसको और ज़्यादा याद कर सकते हैं। और यदि आपने किसी वस्तु को छू लिया है तो उसकी स्मृति और लंबे समय तक याद रहेगी। तो रुचि पैदा होती है, विषय वस्तु का रोचक प्रस्तुतिकरण होता है, निरीक्षण शक्ति का विकास होता है कि आप ऑब्जर्व करते हो क्योंकि सामग्री आपके सामने। तीव्र व मंद बुद्धि के विद्यार्थियों हेतु योग्यता अनुसार शिक्षा दी जाती है, मानसिक क्रियाशील बनाने में। सही है। अब शिक्षण सहायक सामग्रियां जो हैं, श्रव्य और दृश्य शिक्षण सहायक सामग्रियां, इनमें भी कुछ गुण होने चाहिए कि अर्थात सामग्री की उपलब्ध होनी चाहिए। जो शिक्षण सामग्री है वो आपके लिए उपलब्ध हो, अवेलेबल हो, वो आपके
जो पढ़ने का टॉपिक है, सीखने का टॉपिक है, उसके अनुकूल हो, यथार्थ हो, वो परिशुद्ध हो, संबंधता अर्थात वो रेलिवेंट हो और समय की बचत करवाने वाली हो। बहुत महत्वपूर्ण विद्वान हुए हैं एडगर डेल, जिन्होंने अनुभव शंकु मॉडल दिया 1960 में, जो सीखने के अनुभव का वर्णन करता है। और जितना ऊपर शब्द है इसका मतलब है इनके द्वारा सीखे गए जो भी प्रक्रिया है वो कम प्रभावशाली होंगी। अब जैसे शाब्दिक प्रतीक है, शब्द आपको बहुत कम समय याद रखते हैं। अब जैसे जैसे आप नीचे बढ़ते जाओगे आपके अनुभव का आधार, सीखने का आधार बड़ा होता जाएगा। इसका मतलब यदि आपने प्रत्यक्ष और उद्देश्यपूर्ण अनुभव किया है, जो आप अनुभव करते हो वो उद्देश्यपूर्ण होना भी जरूरी है, क्योंकि आपने केवल अनुभव कर लिया और वो आपके कोई काम का नहीं है, उद्देश्यपूर्ण नहीं है, तो आप लंबे समय तक उसको याद नहीं रखोगे। लेकिन सबसे अधिक इसी अनुभव में आपको याद रहता है। एक वीडियो हमने पहले अपलोड किया था सेट परीक्षा के लिए, उसमें यही यूनिट थी शिक्षण विवृत्ति, जिसमें 70 सवालों की लगभग 2.5 घंटे की मैराथन क्लास से हमने उसकी व्याख्या की है। आप चाहें तो उसे देख सकते हैं। अब आते हैं मूल्यांकन प्रणाली की ओर। इसमें हम पढ़ेंगे मूल्यांकन का क्या अर्थ है, मूल्यांकन का महत्व, सोपान, उद्देश्य, विशेषताएं और प्रकार। शाब्दिक अर्थ मूल्यांकन का, निर्णय प्रदान करना, अर्थात आप निर्णय देते हैं। कोठियारी आयोग की ये परिभाषा है कि मूल्यांकन एक निरंतर चलने वाली प्रक्रिया है जो संपूर्ण शिक्षा प्रणाली का एकीकृत भाग है और शैक्षिक उद्देश्यों से पूरी तरह संबंधित है। ये कोठियारी आयोग की परिभाषा है। राइस की परिभाषा है, परंपरागत मूल्यांकन के जनक हैं, परिभाषा नहीं है, ये परंपरागत मूल्यांकन के जनक हैं, और ब्लूम जो है वो आधुनिक मूल्यांकन के जनक माने जाते हैं। अब मूल्यांकन का महत्व क्या है? व्यापक व सतत वह सामाजिक प्रक्रिया है यह, जिसमें उद्देश्यनिष्ठ, रचनात्मक, निर्माणात्मक प्रक्रिया में विद्यार्थी केंद्रित या फिर सहकारी या सहभागी निर्णय लिया जाता है। एक से अधिक लोग मिलकर निर्णय लेते हैं। अब मूल्यांकन के उद्देश्य क्या हैं? कुशल मार्गदर्शन की प्राप्ति करना, शैक्षणिक उन्नति में सहायक, विद्यार्थी का वर्गीकरण करना व भविष्यवाणी करना, अनुदेशन अर्थात इंस्ट्रक्शन को प्रभावी बनाना, निदान करना अर्थात गलतियों को ढूंढना, पाठ्यक्रम में संशोधन करना। अब आपने एक बात देखी, निदान, डायग्नोस, बहुत बार ये शब्द आया है। मैंने एक बात देखी, अभी हमने एक वीडियो बनाया था कि रीट परीक्षा में कहाँ चूक हुई, कहाँ आपसे चूक हुई, अर्थात आप अपनी कमियों को पहचानो। तो मैंने एक बात, पहले भी आप ही जानते हैं कि विद्यार्थी क्या कमियों को ढूंढता है, लेकिन मुझे उस वीडियो के बाद एक बात और गहराई से समझ में आई कि विद्यार्थी या इंसान दूसरे की कमियों को ज़्यादा ढूंढता है। जब उसको ये कहा जाए कि आप अपनी कमियों को खोजिए, अपनी कमियों को देखिए, अपनी कमियों को पहचानिए, तो विद्यार्थी इधर उधर बगले झांकने लगता है। इसका मतलब है हमें अपने अंदर की कमियों को भी देखना चाहिए, क्योंकि वहीं से जो है वो सुधार की संभावना बनेगी। अब है मूल्यांकन के सोपान। ये मूल्यांकन के सोपान हैं जिन सोपानों के माध्यम से मूल्यांकन किया जाएगा। अब मूल्यांकन की विशेषताएं कि मूल्यांकन होना कैसा चाहिए, वो विश्वसनीय हो। विश्वसनीय का मतलब है आप किसी विद्यार्थी का मूल्यांकन कर रहे हैं, एक बार आपने उसका मूल्यांकन कर लिया, उसके बाद दोबारा उसका यदि उसी परिस्थितियों में जांच करते हैं, मूल्यांकन करते हैं, तो प्राप्तांक लगभग वही प्राप्त होने चाहिए। ये मूल्यांकन की विशेषता, विश्वसनीयता की विशेषता को बताता है। अगला पॉइंट वैधता है। वैधता का मतलब है मूल्यांकन का निर्माण जिस उद्देश्य के लिए किया गया है वह उद्देश्य पूरा होना चाहिए। विभेदीकरण अर्थात वह प्रतिभाशाली, औसत और मंद बुद्धि के विद्यार्थियों के बीच विभेद कर सके। आपने एक पेपर दिया, कुछ क्वेश्चंस दिए, वो क्वेश्चन इस प्रकार के होने चाहिए कि उस क्वेश्चन के बाद 10 विद्यार्थियों पर वो आपने पेपर लिया, 10 विद्यार्थियों को वो पेपर दिया, तो आप समझ पाओ कि यार ये विद्यार्थी प्रतिभाशाली हैं, ये औसत हैं और ये मंद बुद्धि हैं। इसका मतलब है मूल्यांकन इस प्रकार से होना चाहिए। समग्रता, इसका मतलब संपूर्ण भागों और प्रश्नों को शामिल करना चाहिए। उद्देश्यनिष्ठ होता है, वस्तुनिष्ठ होता है, ऑब्जेक्टिविटी उसमें होनी चाहिए। अब है मूल्यांकन के प्रकार।
गुणात्मक मूल्यांकन सीधा सा तथ्यात्मक टॉपिक है। ये है परिणामात्मक मूल्यांकन। ये बेसिकली क्या है, इसी को कहते हैं मानचित्र निरूपण। यदि आपको नोट्स बनाने का अवसर मिले तो आप इसी प्रकार से नोट्स बनाइए। और हम जब शैक्षिक प्रबंधन कहाँ है, स्कूल व्याख्याता के अनिवार्य प्रश्न पत्र के पाठ्यक्रम में है। जब हम शैक्षिक प्रबंधन शुरू करेंगे तो वहां पर भी इसी प्रकार से नोट्स के माध्यम से एक एक टॉपिक कंप्लीट करवाने की पूरी कोशिश रहेगी। ये गुणात्मक हैं जिसमें ये शामिल है। ये जो लिखित परीक्षा ये परिणामात्मक है। अब सीधा सा आपसे सवाल पूछ लिया, कौन सा परीक्षण परिणामात्मक मूल्यांकन में नहीं आता? लिखित परीक्षा, मौखिक परीक्षा, प्रायोगिक परीक्षा। अब लिखित परीक्षा भी क्या होती है? लिखित परीक्षा में भी निबंधात्मक परीक्षा, लघुत्तरात्मक, अति लघुत्तरात्मक और वस्तुनिष्ठ परीक्षा ये शामिल हैं। और वस्तुनिष्ठ जो परीक्षा है, इस वस्तुनिष्ठ परीक्षा में भी बहुत सारे जो प्रकार हैं वस्तुनिष्ठ परीक्षा के। मल्टी चॉइस क्वेश्चन, वस्तुनिष्ठ जो सवाल होते हैं उसमें एक बहुविकल्पिक प्रश्न कहा जाता है, ये भी वस्तुनिष्ठ सवालों की श्रेणी में आते हैं, परीक्षण में आते हैं। रिक्त स्थान पूर्ति, आपको बता दिया जाए कि साहब इस रिक्त स्थान में क्या आएगा, आगे कुछ शब्द हैं पीछे भी कुछ शब्द हैं। सही गलत, ट्रू फॉल्स वाले क्वेश्चन वो भी वस्तुनिष्ठ सवालों में आते हैं। मिलान पद प्रश्न, आपको इधर 4 दे दिया, इधर 4 दे दिया कि भाई मिलाओ कौन सा किससे संबंधित है। विजातीय सवाल बहुत महत्वपूर्ण है। 3 विकल्प समान होते हैं, चौथे विकल्प को चुनना होता है जो समान नहीं है। अब आते हैं निर्माणात्मक या रचनात्मक मूल्यांकन की ओर। इसमें विद्यार्थियों की सहभागिता होती है। कल हमने इस पर विस्तार से बात की है, जिसमें प्रश्नोत्तर व चर्चा शामिल है। शिक्षण प्रक्रिया के दौरान होता है। शिक्षक के साथ साथ सहपाठी इसका मूल्यांकन करते हैं। विद्यार्थियों के अधिगम के परफॉर्मेंस में, निष्पादन में त्वरण अर्थात तेजी लाने में भी यह कार्य करता है। और अधिगम एक सुखद अनुभूति इसमें होती है। प्रभावकारी अर्थात कहते हैं ना इम्पैक्टफुल फीडबैक इसमें होता है। और यह नैदानिक भी होता है, उपचारात्मक भी होता है। अब आते हैं संकलनात्मक मूल्यांकन, जिसे योगात्मक मूल्यांकन भी कहते हैं। यह पाठ्यक्रम की समाप्ति पर होता है या इकाई की समाप्ति पर होता है। इसका उद्देश्य यह पता करना है अब यह पाठ्यक्रम की समाप्ति या इकाई की समाप्ति पर भी ये हो सकता है। विशेष अवधि पूरी हो गई, शैक्षणिक उद्देश्यों को किस मात्रा में पूरा प्राप्त किया गया है, इसका इसमें उदाहरण होता है। इसमें ग्रेड दी जाती है, इसमें परीक्षाएं होती हैं, विद्यार्थी के अधिगम का मूल्यांकन होता है, पाठ्यक्रम की सफलता की भविष्यवाणी की, वो पाठ्यक्रम कितना प्रभावशाली है भविष्यवाणी की जा सकती है पाठ्यक्रम की, और शिक्षा प्राप्ति का मूल्यांकन है। आज के इस मैराथन क्लास का अंतिम टॉपिक CCE अर्थात सतत एवं व्यापक मूल्यांकन। विद्यार्थी के विकास के सभी पहलुओं पर ध्यान दिया जाता है CC में, कंटिन्यूअस एंड कॉम्प्रिहेंसिव एवोल्यूशन। CC एक विकासात्मक प्रक्रिया है जो व्यापक आधार वाले अधिगम का निरंतर आकलन करना और विद्यार्थी के व्यवहारात्मक पक्ष के आकलन जैसे उद्देश्यों पर बल देती है। अब CCE में जो ये सतत है अर्थात कॉन्टिन्यूअस है, इसका अर्थ क्या है? बार बार एवं लगातार से अर्थ है सतत से। सतत मूल्यांकन का आश्रय सीखने सिखाने की प्रक्रिया के अंतर्गत निरंतर अवलोकन द्वारा तथा आवश्यकता अनुसार फीडबैक, पृष्ठपोषण व मार्गदर्शन गाइडेंस प्रदान करने से है। अब ये जो सतत होता है, ये आकलन जो है ये रचनात्मक आकलन अर्थात अनौपचारिक होता है जो हमने बात की थी। ये योगात्मक जो है अनौपचारिक है ये, और ये क्या है? औपचारिक, यूनिट जैसे इकाई या सत्र की समाप्ति पर ये होता है। अब CC में जो ये व्यापक है कॉम्प्रिहेंसिव, इसका अर्थ क्या है? इस व्यापक में शैक्षिक पहलू शामिल हैं, इस व्यापक में सह शैक्षिक पहलू भी शामिल हैं। तो ये दिए गए हैं शैक्षिक पहलू में पाठ्यक्रम का क्षेत्र, विषय विशेष क्षेत्र, ज्ञान, समझ, अनुप्रयोग, ये सब कुछ इसमें आते हैं। और सह शैक्षिक क्षेत्र में जीवन कौशल, जो स्वास्थ्य व शारीरिक शिक्षा, सह पाठ्य गतिविधियां शामिल हैं। CC में व्यापक का अर्थ है विषयों की व्यापकता। बहुत महत्वपूर्ण सवाल है ये।
बहुत महत्वपूर्ण पैराग्राफ है। विषयों की व्यापकता अर्थात हिंदी, इंग्लिश, साइंस, मैथ, भूगोल, इतिहास, राजनीति विज्ञान, इन सबको शामिल करने के लिए प्रयास हो। तरीकों की व्यापकता अर्थात हम जो मूल्यांकन करेंगे वो शिक्षक कर सकता है, साथी शिक्षक, अभिभावक और जो समूह हैं, कौन से समूह, विद्यार्थी समूह, इनके माध्यम से हो सकता है। अवसरों की व्यापकता अर्थात इसमें जो मूल्यांकन है वो विद्यार्थी की सुविधा के अनुसार कभी भी किया जा सकता है। दायरे की भी इसमें व्यापकता है, कक्षा के अंदर और कक्षा के बाहर किस प्रकार का वो व्यवहार कर रहा है। कक्षा में तो सारा टाबर है ना एकदम यहाँ दूध का धिड़ा सा एकदम शाणा शाणा बैठे रहे और बे घरे जावे जना बे उधम मचावे, जना घरड़ा कहीं के थार मास्टर जी ने कह दिल्ली में या कह दिल्लो में तू बदमाशी करो, जना वो टाबर वापिस शाणु हो जाए। इसका मतलब है जब आप किसी का मूल्यांकन कर रहे हो तो केवल कक्षा में नहीं, कक्षा से बाहर भी उसका मूल्यांकन करो कि वो कक्षा के बाहर किस प्रकार का व्यवहार करता है। मूल्यांकन हेतु जैसे मैंने कहा ना, उपकरणों की व्यापकता, ये भी एक आयाम है। मूल्यांकन हेतु एकाधिक उपकरण काम में लिए जाएं। एकाधिक का मतलब क्या है, यहां बताया गया है कि आप जो मूल्यांकन कर रहे हो वो एक से अधिक उपकरणों के माध्यम से हो। रीट परीक्षा में ये सवाल पूछा गया था, उसमें एक विकल्प था प्रश्नों की व्यापकता, जो सही नहीं है, क्योंकि व्यापकता किसकी है, विषयों की व्यापकता किसकी है, तरीकों की व्यापकता कि आप मूल्यांकन किस प्रकार से करोगे। यहां है किसका मूल्यांकन करोगे, किस तरीके से करोगे। अवसरों की मूल्यांकन व्यापकता अर्थात एक विद्यार्थी का मूल्यांकन उसके सुविधा के अनुसार किया जा सकता है। दायरे की व्यापकता स्कूल में, स्कूल के बाहर, और उपकरणों की व्यापकता, ये सभी व्यापकता में शामिल हैं। सीसी के उद्देश्य क्या हैं। व्यवहार में क्या क्या शामिल है, संज्ञानात्मक, भावात्मक, विकासात्मक पक्षों का विकास करना, उनका डेवलपमेंट करना। रटने पर जो बल दिया जाता है उसको कम करना, सीसी के उद्देश्य है ये। मूल्यांकन को शिक्षण अधिगम प्रक्रिया का अभिन्न अंग बनाना। शिक्षण और अधिगम, सिखाने और सीखने, ये जो सिखाने और सीखने की प्रक्रिया है, इस प्रक्रिया का अभिन्न अंग होना चाहिए मूल्यांकन। चिंतन प्रक्रिया पर जोर देना, आप चिंतन कर सको, मनन कर सको शिक्षा ग्रहण करने के बाद, ये भी इस सीसी का जो महत्वपूर्ण आयाम है जोर देता है। शिक्षण अधिगम रणनीति में सुधार करना, क्या कुछ कमी रह गई है वो सुधारें। विद्यार्थी की उपलब्धियों को, उसके अचीवमेंट को बढ़ाना। शिक्षण व अधिगम प्रक्रिया को विद्यार्थी केंद्रित करना, स्टूडेंट सेंट्रिक, लर्नर सेंट्रिक बनाना। सीसी का महत्व व आवश्यकता, प्रभावकारी शिक्षण रणनीति बनाने में सहायक है। कौन, सीसी। ये क्या है, सीसी की इंपॉर्टेंस है। विद्यार्थी की निरंतर प्रगति आंकलन में सहायक, आंकलन में। अब आप स्टूडेंट का आकलन कर रहे हो, कब, शैक्षणिक सत्र के दौरान। एक आकलन हो, परीक्षा हो गई, सत्र समाप्त हो गया, अब आपको अगली कक्षा में भेजना है, मतलब 8-10 महीना थाई को नहीं हो कि थाना को टाबर काई कर रहे हैं, गुरुजी ने कौन था, बांगो स्टूडेंट काई कर रहे हैं। लेकिन सीसी में क्या है, निरंतर, क्या है ना, कॉन्टिन्यूअस, अर्थात निरंतर मूल्यांकन होता है। व्यापक, इस क्षेत्र का मूल्यांकन, इस तरीके से मूल्यांकन, इस प्रविधि के माध्यम से मूल्यांकन बार बार किया जाता है। अधिगमकर्ता अपने गुणों व कमजोरियों को पहचान पाता है। कब, शैक्षणिक सत्र के दौरान। नहीं तो पाठ्यक्रम समाप्त हो गया, फिर बेरो पाठ्य अल है मन तो ओ टॉपिक समझ में को नहीं आयो। जैसे कि कुछ विद्यार्थियों के साथ होता है ऐसा। हम जब यश गुरु ऐप पर टेस्ट सीरीज कंडक्ट करवाते हैं, फर्स्ट ग्रेड, सेकंड ग्रेड, रीट, सबकी टेस्ट सीरीज करवाइए, आगे भी अपडेटेड टेस्ट सीरीज अपलोड होंगी, कुछ अपलोड हो गई हैं। तो विद्यार्थी को ये पता मॉक टेस्ट के माध्यम से परीक्षा से पहले चल जाना चाहिए, अपनी कमजोरियों का, अपनी वो पक्ष, विषय वस्तु पाठ्यक्रम की जो आपकी तैयार नहीं है, वो आपको उस परीक्षा से पहले चल जानी चाहिए पता। जरा तो थे बाने सुधार कर थाने तो परीक्षा वाला दिन था कि सामने पेपर आयो है, जरा था पढ़े आल है, वो टॉपिक तो मैं पढ़े को नहीं हो, आल है वो तो मन आवे को नहीं। कहने का तात्पर्य ये है कि सीसीई आपको आपकी कमजोरियों से अवगत करवाता है। ठीक वैसे ही जैसे मॉक टेस्ट आपको ये बताते हैं कि आपको क्या याद है, क्या नहीं याद है, कितना याद है, किस स्तर का याद है।
शिक्षार्थी की भावी सफलता के बारे में पूर्वानुमान लगाने में सहायक है। सीसी के माध्यम से एक विद्यार्थी भविष्य में किस प्रकार की सफलता प्राप्त कर सकता है, इसके कुछ संकेत मिलते हैं, कुछ फैक्चुअल जानकारी हमें मिलती है। ये भी सीसी की आवश्यकता और महत्व है। तो कक्षा समापन की ओर है। कुछ महत्वपूर्ण सूचना, यश गुरु ऐप को यदि आपने प्ले स्टोर से डाउनलोड नहीं किया है तो आप कर सकते हैं, क्योंकि यश गुरु है सफलता तक आपके साथ। अगला पॉइंट एक और महत्वपूर्ण, ये अभ्यास 2.0 के बारे में हम चर्चा कर चुके हैं। आरपीएससी की जो ओल्ड पेपर हैं जिसमें फर्स्ट ग्रेड जीके के 11 पेपर हम बहुत जल्द अपलोड करने वाले हैं। 3 पेपर अपलोड हो चुके हैं। सेकंड ग्रेड जीके के 11 पेपर अपलोड होंगे। जिस प्रकार से परीक्षा हुई थी ठीक वैसे ही। उसके बाद असिस्टेंट प्रोफेसर जो है उसके 3 पेपर, और आरपीएससी ने जो परीक्षाएं करवाई हैं 2022-23 में, उसमें जो राजस्थान जीके पूछा गया है वो सवाल भी आपको इस टेस्ट सीरीज में ऑनलाइन मॉक के रूप में मिलेंगे। और यदि आप सेट परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं या नेट परीक्षा की कर रहे हैं तो इस कोर्स में 60 टेस्ट पेपर जो हैं वो अपलोड हो चुके हैं। कमेंट के माध्यम से आप जरूर बताइएगा आपको यह वीडियो कैसा लगा, क्योंकि आपके कमेंट और आपकी प्रतिक्रियाएं हमें और बेहतर करने के लिए अभिप्रेरित करती हैं। संप्रेषण जो एक यूनिट है वो, और 1-2 टॉपिक और हैं, यूनिट हैं, उन पर काम कर रहा हूं। लगभग 90 से अधिक मिनट का ये वीडियो जो है वो आपके लिए उपलब्ध करवाया है। कैसा लगा है ज़रूर बताइए। धन्यवाद।